होगा कि एक आदमी जनरल इंश्योरेंस में भी टॉप परफॉर्मेंस करे और लाइफ में भी टॉप परफॉर्मेंस दे, ऐसा कम ही होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमने सर हमारे करियर में करीबन 500 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए थे, बट अगर कोई लाइफ बैकग्राउंड का होता तो हमें रिजेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती थी। तो हम भी जब बिजनेस में आए थे तो जनरल इंश्योरेंस के लिए ही आए थे, लेकिन जब हम बिजनेस में आए सर, हम लोगों से मिलने लगे, हम इंश्योरेंस करने लगे, तो एक बहुत अहम बात हमें समझ में आई कि अगर बिजनेस में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मार्केट है। तब हमारी नजर खुली, क्योंकि जिस भी क्लाइंट से हम मिलने जाते थे सर, हम अगर उसका ड्रॉवर खोल के देखते थे तो कम से कम एक LIC की पॉलिसी जरूर मिलती थी। हमने ये ट्राई एंड टेस्ट भी किया कि पूछ के देखते हैं। हमें ऐसे कस्टमर्स भी मिले जिन्होंने शायद LIC को भला बुरा भी कहा हो, अच्छा भी नहीं कहा, लेकिन जब भी हमने उनका ड्रॉवर चेक किया तो कम से कम 4-5 पॉलिसी निकलती थी। तब हमारे मन में यही अपॉर्चुनिटी ख्याल आया कि भाई अगर LIC पॉलिसी हर एक आदमी के घर में है, वो हमारे घर का एक हिस्सा है, तो मैं उसका हिस्सा क्यों ना बनूं। तो और शुरुआत में ऐसा भी है सर कि हमारे DO साहब ने हमें एक बार अप्रोच भी किया था LIC के लिए। तब हमने उन्हें नम्रता से मना कर दिया था, क्योंकि हमें जनरल इंश्योरेंस में इंटरेस्ट था। लेकिन जब हम मार्केट में उतरे, जब हमने ये सारी चीजें देखी, तब हमने हमारे DO साहब को खुद से फोन किया और उन्हें हमने रिक्वेस्ट की कि सर अब मैं लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहता हूँ। तो सर जून का महीना था जब मैंने लाइसेंस लिया था, बरसात का मौसम था, सारा कुछ था, तो हमने लाइसेंस लिया। और तब मुझे मेरे DO साहब की बात आज भी याद है कि उन्होंने, जब मैंने पहली बार उनको इनकार किया था, तो उन्होंने मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि संदीप, मैं तुम्हारा पोटेंशियल जानता हूं, मैं तुम्हारा टैलेंट जानता हूं, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती से नहीं लाना चाहता हूं। अगर तुम दिल से आओगे तो सक्सेस होगे, अगर दिल से नहीं आओगे तो सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तो वो चीज थी। और सर इसी जद्दोजहद में जब मैंने लाइसेंस लिया, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था सर कि मैंने DO साहब के साथ बैठ के, मैंने उनके साथ बैठ के प्लान का पहले स्टडी किया कि लाइफ इंश्योरेंस मेरे लिए बहुत नया था सर। सीरियसली हमने मतलब उस बारे में कभी सोचा ही नहीं था 14 साल के करियर में कि लाइफ इंश्योरेंस हम कभी जिंदगी में बेच भी पाएंगे। तो पहले हमने स्टडी किया और DO साहब से हमने यही कहा कि हमें पहले वो बेस्ट 4 प्लान बताइए, सिर्फ हमें पूरा जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नए हैं इसके अंदर। और हमने उनको वही कहा था कि सर आप जो बोलोगे उसी हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम होता है सर कि DO साहब जो बोलेंगे उस हिसाब से चलना। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंश्योरेंस खाता, मैं कोई 25 साल का लड़का नहीं था कि नए चीजों से सीखूं। तो मेरे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फिट थी, लेकिन वो गलत साबित होती अगर मैं अपना दिमाग ज्यादा लगाता उसके अंदर। तो हमने यही डिसाइड किया कि DO साहब जैसे जैसे कहेंगे और मैं अपना उसके अंदर स्ट्रेटेजीज लगाते जाऊंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये किया सर कि हमने प्लान सिलेक्शन किया कि अगर मुझे ये पॉलिसीज बेचनी है तो विच आर दी बेस्ट 4 प्लान्स। क्योंकि मैंने ये देखा है सर, किसी के पास 10-10 सरल पॉलिसी है, किसी के पास 8-8 मनी बैक पॉलिसी है। होता क्या है, वो इंसान वो पॉलिसी ले लेता है और 4-5 साल बाद उसी एजेंट को भला बुरा कहता है। तो ये मेरे सामने था, तो मैंने उनको वही कहा कि हमें बेस्ट प्लान लीजिए। तो हमने सर 4 जो सिलेक्ट किए थे वो थे उमंग, लक्ष्य, लाभ और जीवन आनंद भी। जीवन आनंद इसलिए सिलेक्ट किया था सर क्योंकि हम जिन भी कस्टमर्स के पास जाते थे उनका पहला सवाल ये होता था कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 5-6 पॉलिसी, इन्हें देखिए, अगर इनमें से कोई बेकार पॉलिसी है तो इन्हें बंद कर दीजिए। तो हमने पहले वहां पे स्ट्रेटेजी ये किया सर कि हम बेवजह किसी का बंद नहीं करते थे, हम चेक करते थे। जिनका भी जीवन आनंद पॉलिसी है या लाभ पॉलिसी है, तो हम उन्हें बोलते थे कि सर ये अच्छी पॉलिसी है, आप इन्हें बेवजह बंद मत कीजिए। तो सर जो सबसे पहला वाला मेरा पॉलिसी था वो मैंने कन्वर्ट किया था सर, सीरियसली बताता हूँ, डरते डरते हमने 1 लाख रुपए का पॉलिसी कन्वर्ट किया था। हमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं था, तो हमने उन्हें सिर्फ उमंग के बारे में बताया था। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का पॉलिसी था। एक चेक उठाया, जहां जहां पे सिग्नेचर करनी थी सिग्नेचर किया, डॉक्यूमेंट्स उठाया और DO साहब के हाथ में दे दिया। अब हमने सिर्फ कस्टमर से कहा था कि हम जब ऑफिस में जाएंगे तो आपकी एक बार फोन पर बात कर देंगे।
जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मुझे वहां पर मिला सब उस फोन कॉल में, जब हमारे डीओ साहब सुमेश जी अगर सुन रहे हैं, इसके अंदर है शायद सर भी, उन्होंने उस कस्टमर को फोन किया सर, और 10 मिनट के अंदर 1 लाख का चेक सर 2 लाख में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी सर जिंदगी की, कि देने वाला देता है, हमें मांगना चाहिए। सबसे बड़ा डर जो है वो हमारे दिल में है। कस्टमर की पोटेंशियल होती है, लेकिन हम उससे डरते हैं कि हम 2 लाख 4 लाख का प्रीमियम कैसे मांगे। सर उमंग ने और एक बात मुझे सिखाई है कि उमंग जैसी पॉलिसी जो है वो छोटी प्रीमियम में मत बेचिए, क्योंकि अगर 2000 4000 रुपए महीने का वो पॉलिसी निकालता है तो 15 साल के बाद उसे वही रिटर्न मिलेगा। अगर उसे 15 साल के बाद 2000 4000 मिलेगा तो आज का उसका वैल्यूएशन आप लोग जानते हो। इसलिए हमेशा मैंने ये स्ट्रेटेजी की है कि अगर उमंग में करूंगा तो मैं 1 लाख के नीचे, शायद ही किसी कस्टमर को मैंने 1 लाख के नीचे उमंग पॉलिसी बेची है। तो इस तरह हमने पहला सबक सीखा था। पहली पॉलिसी जो थी 1 लाख से 2 लाख पर गए थे सर। तब तक हमें एमडीआरटी के बारे में भी कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे डीओ साहब ने हमें सिर्फ बताया था कि किस तरह से जाना है, और हमने भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर से बात करना शुरू किया। और सर बिलीव माने सर, मैंने कभी भी किसी कस्टमर को पॉलिसी जाकर बेची नहीं है। मैंने जितने भी पॉलिसीज की है वो सारे कैजुअल डिस्कशन में ही पॉलिसीज क्लोज की है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी कस्टमर को फोन किया है कि यार मैं पॉलिसी के लिए तुमसे मिलने आ रहा हूं। तो हम हमेशा उस समय यही देखते हैं कि हमारे सर्कल को कैसे एक्सप्लोर करें। अब सर जून महीने में वो पॉलिसी क्लोज की थी, सितंबर आते आते हमने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था। और सितंबर में हमारे डीओ साहब ने कहा कि अब हम तैयार हैं एमडीआरटी के लिए। तो हमने पूछा था उन्हें कि एमडीआरटी क्या होता है, तो उन्होंने हमें एमडीआरटी के बारे में बताया। और उस समय ऐसा हुआ कि मैंने पूछा कि एमडीआरटी कितने, तो उन्होंने बोला साल भर में हमें इतना इतना बिजनेस करना है तो एमडीआरटी बन जाते। तो हमने कैलकुलेशन किया, हमने बोला सर 50% ऑलरेडी हो चुका है और अभी तो और 6 महीने बचे हैं, तो हम आराम से एमडीआरटी कर लेंगे। क्योंकि हमारे जहन में जनरल इंश्योरेंस था, वहां पे जो ईयर एंड होता है वो मार्च में होता है। तो डीआर साहब ने हमें रोकते हुए कहा कि यार ये लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। और ये बातें होते होते सितंबर एंड आ चुका था, तो हमारे हाथ में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने थे। वो 3 महीने जो थे सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था हमारी जिंदगी में। क्योंकि तब हमने ठान लिया था कि बहुत अभी जो करना है वो एमडीआरटी तो करना ही है किसी भी हालत में। तो उसके बाद जो हमारा स्टेटस शुरू हुआ उस चीज के लिए, तो हमने 6 महीने में हमने क्या किया सर कि एक गलती मैं आपको बता देता हूं। मतलब नॉर्मली सारे एजेंट्स एक गलती करते हैं, जो मैंने डिसाइड किया था वो मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले क्या होता है ना, हम सॉफ्ट टारगेट हमारे करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही करते हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि आप अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदार के ऊपर क्रॉस लगाइए। पहली बात तो उनके पास आप बिल्कुल पॉलिसी बेचने के हिसाब से मत जाइए उस चीज के अंदर। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, वो लोग आपके बहुत करीबी लोग हैं, वो ना तो आपको हाँ बोल सकते हैं ना तो आपको ना बोल सकते हैं। तो हमने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया सर। हम क्या करते थे, जितने भी छोटे छोटे कॉन्टेस्ट डीओ साहब या ब्रांच मैनेजर साहब करते थे, उसमें हम वो कॉन्टेस्ट क्रॉस करते थे और एक छोटा ट्रॉफी लेते थे। वो फेसबुक पे पोस्ट होता था सर, और हम सिर्फ एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि हमें काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। देखिए अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रॉफी छोटी हो या बड़ी हो, आपको तभी दी जाती है जब आपने कुछ किया हो। और जब मैं सारे एजेंट लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए आप भले ही 500 लोगों को जानते हो, लेकिन 500 लोगों को आप फोन करके ये नहीं बोल सकते हो कि बॉस मैं एलआईसी का काम करता हूं, तुम्हें पॉलिसी चाहिए क्या। यू कैन नेवर डू दैट। लेकिन आप उन 500 लोगों के दिल में पहुंच सकते हो अगर आप ये छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं वो आपको जरूर शेयर करनी चाहिए। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप का स्टेटस तो आपकी ट्रॉफियों से ही भरना चाहिए, ये मेरा मानना है सर। सेकेंड थिंग सर, उसके अंदर हम लोगों ने उमंग के लिए भी सर मैंने एक स्ट्रेटेजी किया था कि मैं नॉर्मली 15 साल से ज्यादा की पॉलिसी नहीं बेचता हूं उस चीज के अंदर।
ये मेरा मानना है कि अगर मैं 25 और 30 और 35 साल की पॉलिसी कोई भी बेचता हूं तो 30 साल के बाद बहुत सारा डिवैल्यूएशन हो जाता है मनी का। और आज जो है लोगों का रिटायरमेंट चेंज हो चुका है, इट इज नॉट 60 ईयर्स। लोगों का रिटायरमेंट जो होता है वो 45 से 55 के बीच में होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए, जब मैं 14-15 साल जॉब करने के बाद मैंने रिजाइन किया अपने बिजनेस में आने के लिए, तो मेरे लिए वो फर्स्ट रिटायरमेंट हो गया उस चीज के लिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन के लिए रिजाइन करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 15 साल का पॉलिसी अगर आप पिच करोगे तो वो जल्दी बिकता है रादर देन 25 और 30 साल का। सेकेंड थिंग सर, अभी इसके अंदर हम लोगों ने दो चीजें एक की सर। मेरा एक जिंदगी का एक फिलॉसफी है, जब भी मैं किसी को मिलता हूं, पॉलिसी की बात अपने आप आने वाली है बाद में, लेकिन मैं अगर कोई अननोन क्लाइंट से भी मिलता हूं किसी रेफरेंस के थ्रू या किसी से, तो मैं पहले उनको समझता हूं कि वो क्या करते हैं, क्या वो बिजनेस में है, क्या वो सर्विस में है, ठीक है। और मैं पहले उसको क्या दे सकता हूं ये सोचता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं अभी आपको बताऊं कि अगर कोई कस्टमर से मिल रहा हूं और वो इंटीरियर डिजाइनर है, तो मैं अपने दिमाग में सोचता हूं कि मेरे कितने जान पहचान वाले हैं जिनको शायद इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। तो मैं उनको बोलता हूं कि सर मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूं। देखिए, दो चीजें होती है, आपको सिर्फ मांगना नहीं है, आपको देना भी आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो इस करते करते सर एमडीआरटी का हमारा लास्ट ये था सर, 30 तारीख थी एमडीआरटी की, और उस समय हमें 7 लाख रुपए की जरूरत थी सर। लास्ट डे को 7 लाख रुपीज ऑफ प्रीमियम की जरूरत थी सर। बैक ऑफ द माइंड मेरा सारा कुछ ड्राइव हो चुका था, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हार्ड वर्क को, मेहनत को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो 2 महीने हमने बहुत मेहनत की थी। देखिए, लक वगैरह तो आपको चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन लक भी उसी को मिलता है जो मेहनत करेगा। तो 2 महीने सर हमने बहुत मेहनत की थी, मैंने और मेरे पीछे मेरे डीओ साहब ने। उसका नतीजा ये हुआ कि हम बहुत करीब आ चुके थे। 31 तारीख का दिन था सर, सुबह की बात थी, जब डीओ साहब आए, हमारी पत्नी हमारे साइड में बैठी, हमने उनको कहा था यार बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। अब 7 लाख रुपए, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी आने की, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया है। बट हम भी भगवान पे भरोसा रखते हैं और मेहनत पे भरोसा रखते हैं। बिलीव मी सर, रात के 10 बजे तक हम लोगों ने 7 लाख का प्रीमियम उसी दिन कर लिया था। दो तो ऐसे कस्टमर्स थे, अननोन कस्टमर्स थे, जिनको मैं पहली बार मिला और उन्होंने मुझे 2-2 लाख रुपए के चेक दे दिए। उस कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग एजेंट था सर, वो पूना के सीओटी थे। उन्होंने मुझसे यही बोला कि संदीप, ये मैं चेक दे रहा हूं तुम्हें क्योंकि मुझे किसी ने कहा है तुम्हें एमडीआरटी करना है, तुम्हें मदद की जरूरत है, और मैंने मेरे एजेंट से पूछा है, ठीक है, कि ये पॉलिसी अच्छी है क्या। मैंने उमंग 15 साल की दी सर, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर कोई चीज शिद्दत से चाहोगे ना, तो आपको, लेकिन मेहनत करो। घर पे बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगा सर। बहुत कम होगा कि जिस एजेंट की सारी पॉलिसी किसी सीओटी एजेंट के पास है, वो खुद उन्हें बोलता है यार एमडीआरटी उसका रुका हुआ है, मेरा तो हो चुका है, तुम उसको दे दो। तो ये सारी घटना हुई उसके अंदर। उसका भी शेयर का और दिल यहाँ है पे भैया, हम, वो जो सीओटी एजेंट है यस उसका भी, उसको भी 100% मानना पड़ेगा। 100% सर, यस 100%। तो लेकिन सर इसमें मैं एक बात कहूंगा कि एजेंट्स ने कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, आखिरी दिन रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है, 24 घंटे में 7 लाख रुपए। लेकिन जब मैं बताता हूं, सुबह जब मैं डीओ साहब से मिला, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं हार गया हूं। मन में मुझे डर था, लेकिन मैंने उनको बोला डरिए मत, मैं करने वाला हूं, बोला 7 लाख रुपया। बैक ऑफ द माइंड उन्होंने भी बोला कि मैं जानता हूं यार, होने वाला है तुम्हारा 7 लाख रुपया। शाम तक बहुत भागदौड़ हुई, बहुत कुछ किया, लेकिन एंड में हो गया सर एमडीआरटी। अच्छा, ये एमडीआरटी ने सर मुझे एक बात सिखा दी सर, कि मैंने 1 तारीख को सर हमने ये डिसाइड कर लिया कि बस 31 तारीख नहीं आने देंगे, जो भी करना है वो नवंबर में ही क्लोज करेंगे। ये दूसरी सीख हमें मिल गई सर उस समय, क्योंकि हम जिंदगी में बीपी बढ़ा के नहीं करना है सर। पहली बार कर लिया, दूसरी बार नहीं करना है। तीसरी सीख सर, हम ऑफिस में सर 5th को हम हमारे एमडीआरटी के बांट रहे थे, और हमें हमारे कुछ और एजेंट मिले जो उसी दिन इस साल के एमडीआरटी हो गए। तो 4 दिन में दूसरा आदमी एमडीआरटी हो सकता है, ये हमें पता चला, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत नए थे सर।
हमें लगता था कि हमने 6 महीने में एमडीआरटी किया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम जिस आदमी को वो पेड़ा दे रहे थे उस आदमी ने 5 दिन में एमडीआरटी कर लिया। तो हमने सोच लिया कि ये कैसे हो सकता है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम हमारा एमडीआरटी जो है वो इमीडिएटली कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके प्लानिंग। तो सर जेएफएम में मैंने बहुत मेहनत की सर, बहुत मेहनत की, सारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करना, और पॉलिसी बेचना नहीं, मेरा काम था उन लोगों से कनेक्शन करना, उन लोगों से मिलना और उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हम एलआईसी करते हैं, वी आर विथ एलआईसी। सर लास्ट ईयर के एमडीआरटी का मुझे फायदा इस साल ऐसा हुआ कि जो कस्टमर छूट गए थे किसी कारण, उन्होंने मेरे पास जैन फेब मार्च में वो प्रीमियम दिया उस समय। और दो चीज ऐसी थी सर कि जब हमें एमडीआरटी ट्रॉफी मिली, जो कुछ मिला हमें, फेलिसिटेशन हुआ, हमारे डीओ साहब ने भी बहुत बड़े पैमाने पे वो फेलिसिटेशन किया। हमने वो फोटोज भी सर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पर हमने बहुत सारा शेयर किया उस चीज को। इससे क्या होता है सर, इससे लोगों को, हमारे ही जानकार लोग, वो जो रिश्तेदार है, वो जो दोस्त है, वो जो सोसाइटी वाले हैं, वो जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, उन्हें उन्हें ये पता चलता है कि इस आदमी ने एलआईसी में कोई बड़ा काम किया है। सर 90% लोगों को एमडीआरटी क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं है, सीओटी क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ ये लेना देना होता है कि जिस संदीप को मैं पहचानता हूं उसने शायद कोई बहुत बड़ा काम किया एलआईसी के अंदर और ही इज अ रेप्यूटेड पर्सन, सो दे विल ऑटोमेटिकली गेट इन टच। हमारा प्रॉब्लम क्या है सर, हम लोगों तक ये बताते ही नहीं कि हमने क्या उपलब्धियां की है, हम वो हमारे साथ सीमित रखते हैं। तो ये मत कीजिए, सारे लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है। सर दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये हो गया कि मार्च तक आते आते हमने, क्योंकि हमारा टारगेट एमडीआरटी था सर फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय, और ये एक्चुअली मैं इधर क्रेडिट हमारे डीओ साहब को दूंगा, उन्होंने मुझे डायरेक्टली सीओटी का सपना नहीं दिखाया सर, वेरी गुड। टीओटी का सपना नहीं दिखाया। उन्होंने, वो जानते थे पोटेंशियल तो बहुत है, सबका पोटेंशियल है सर, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप उस मंजिल तक ले जाना एक गुरु ही कर सकता है। तो अपने गुरु पे विश्वास रखो, उम्र में छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, वो जानते हैं। आपको हजारों लोगों को आज डीओ लोगों ने एमडीआरटी करवाया, आपको भी करवा लेंगे, उन पे भरोसा रखिए। तो सर हम प्लानिंग के हिसाब से ही जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर लॉकडाउन आ गया 23 मार्च को। सर 1 महीना हमने बहुत एंजॉय किया घर के अंदर, फैमिली के अंदर, क्योंकि पूना में हमने बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो किया था। लेकिन सर उस समय ये हमने, अब मैं अपने दिमाग में मेरे सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, क्या इसका उपयोग कैसे करूं। सर मैंने इमीडिएटली कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, जूम पे कई सारे ट्रेनिंग्स आप जानते हो उस समय होते थे, तो कई सारे ट्रेनर्स का देखा, ये देखा। और सर मेरी एक बचपन से ये ख्वाहिश थी कि एक स्कूल खोलूं, लेकिन स्कूल खोल नहीं पाता था। तो हमारे दिमाग में उस समय आया सर कि हम एक यूट्यूब चैनल खोलें जिसके अंदर हम छोटे छोटे वीडियोस डालें और इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दें उस चीज के अंदर। सी द लॉजिक वाज आई वांट टू बी विद पीपल। अगर 4 महीना लॉकडाउन चलता और मैं 4 महीना लोगों के नजर में नहीं रहता तो आई एम आउट ऑफ बिजनेस। मैं भले ही पॉलिसी नहीं करूं, बट आई वांट टू बी इन दोज आईज, कि लोग मुझे भूले नहीं। अरे 6 महीना हो गया यार ये संदीप को क्योंकि कल क्या खाना खाया वो आज हमें याद नहीं होता है सर, तो 6 महीना अगर किसी को नहीं मिलेंगे तो भूल जाते। सो वो, तो मेरा कहना यही है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कीजिए। तो सरल भाषा में मुझे यूट्यूब के बारे में मेरा लॉजिक यही था सर, हमने कॉमन भाषा में इंश्योरेंस के बारे में हमने समझाने की कोशिश की, उसके अंदर बगैर किसी कंपनी का नाम लिए, बगैर किसी प्लान का नाम लिए हम छोटे छोटे वीडियोस डालते थे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये मतलब सपोर्ट साबित हुआ। देखिए लॉकडाउन में है, लेकिन करे क्या, अभी लोगों के साथ तो जुड़ना है। हमारा काम सर पॉलिसी बेचना नहीं है, हमारा काम है लोगों से जुड़ना। पॉलिसी अपने आप बिकेगी, आपको सीरियसली किसी को जबरदस्ती कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो आदमी आपको जानता है तो। अच्छा ये तो हो गया उसके बारे में। संदीप जी, यस सर।
यूट्यूब पे आपने बोला कि आप वीडियोस दे रहे थे, यस सर। तो वो टॉपिक्स आप क्या दे रहे थे? एक खात मतलब उसमें से थोड़ा-सा आप छेड़-छाड़ करके बता सकते हो? यस सर, मैंने जो सबसे पहला वाला जो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जनरल इंश्योरेंस का है, सबसे पहला और कोरोना का काल था, तो सर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक छोटा सा क्लिप डाला, 10-15 मिनट का मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर डाला मैंने, क्योंकि लोग मुझे जो जानते हैं, देखो मैं एलआईसी में नया हूं, लोग मुझे एलआईसी की वजह से कम जानते हैं। लोग मुझे जो जानते हैं 15 साल से, वो जनरल इंश्योरेंस के बारे में लिए जानते थे, तो मैंने उसका उपयोग किया। तो शुरुआत की वीडियोस जो थे सर, क्योंकि मैं पहले एलआईसी और उमंग नहीं डालना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स बढ़े, लोग उसके अंदर जुड़े। जब वो फैले तब मैं अपना प्ले कार्ड खेलना चाहता था, और उमंग में उस समय डालना चाहता था जब लॉकडाउन खुलने की दिशा में हो। तो शुरुआत का मेरा जनरल इंश्योरेंस का था, और जैसे हमें पता चला कि अभी लॉकडाउन खुल रहा है, सर हमने एलआईसी के ऊपर बगैर नाम लिए हमने वो छोटे छोटे वीडियोस डाल दिए, क्योंकि वो वीडियो के बाद सर तुरंत फोन आएगा और तुरंत मुझे मिलना था उस समय। तो स्ट्रेटेजिकली हमने वो प्लान्स जो थे वो बचा के रखे थे एंड के लिए। सर ऐसे करते करते अभी आप जानते हो लॉकडाउन था, सब कुछ था, तो हमने लॉकडाउन के दौरान ही हमारे डीओ साहब को बोल दिया था, और उन्होंने विजन दिया था कि भाई अभी एमडीआरटी तो हो ही जाएगा, क्योंकि 70% हो गया अपना मार्च के पहले, बीच में हो जाएगा, हमें डबल एमडीआरटी करना है। तो लॉकडाउन के दौरान ही हमने सर डबल एमडीआरटी का प्लानिंग फिक्स कर लिया था कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब सर मैं अपना ये लाइफ स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ सीओटी का, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि एजेंट्स लोग अगर ये करें तो डेफिनेटली हर एक एजेंट जो है एमडीआरटी हो सकता है। एमडीआरटी बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, और कोरोना के बाद तो अपना टारगेट ही कम हो गया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस सर। आपने जो प्लानिंग किया था वो ज़रा हमें डिटेल में बताइए, जो लॉकडाउन के दरमियान आपने प्लानिंग किया था डबल एमडीआरटी का। यस सर। हाँ। लॉकडाउन के दौरान सर मैंने ये प्लानिंग किया था सर कि मेरी डायरी जो थी, जब भी मैं घर पे होता था, या उस समय तो घर पे ही थे, मेरी डायरी के पन्ने भरे हुए रहते थे सर। अब मुझे कॉल करना है, लेकिन 10 लोगों के नाम में रोज लिखता था। और उस लॉकडाउन के दौरान सर मैंने अपने आप को बोला कि संदीप तू लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, तू लाइफ एडवाइजर है, क्योंकि लॉकडाउन में सबकी हालत डाउन है सर, पैसे की प्रॉब्लम है। उस समय अगर मैं उस बंदे को अगर पॉलिसी के बारे में बताऊंगा तो वो शायद जाती हो जाएगी। तो हम क्या करते थे सर, हम कांटेक्ट करते थे, 10 के 10 लोगों को फोन करते थे और उनका हालचाल पूछते थे। दूसरी बात, मेरा जिंदगी का फिलॉसफी कि मैं उसको क्या मदद कर सकता हूँ, तो मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या हेल्प कर सकता हूँ। उस दौरान सर हमारा यूट्यूब चैनल का जो सक्सेस था, तो कई सारे लोगों को ऑनलाइन जाना था, डिजिटल जाना था, तो वो हमसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते थे, तो हम उनको गाइड करते थे। तो ये हुआ कि हम जिन जिन भी लोगों को फोन करते थे उनसे हम उनके बिजनेस के बारे में भी बात करते थे, उनको किस तरह से हम हेल्प कर पाए, ये हम ज्यादा देखते थे। इससे क्या होता था सर कि इससे हमारा जो है वो कनेक्शन और मजबूत हो जाता था उसके अंदर। और जाहिर बात है अगर डिस्कशन होता है तो वो हमारे एलआईसी के बारे में डेफिनेटली पूछेगा। तो लॉकडाउन के दौरान सर हमने 4-5 और जो बातें की, जो मैं एजेंट लोगों से भी बताना चाहता हूं कि आप अपना सर्कल जो है वो एक्सप्लोर कीजिए। देखिए हम हमारे में से कई सारे लोग अपना गांव छोड़ के आज शहर में आए हुए हैं, जो लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में कहीं है, कहीं ना कहीं उनका गांव होता है। उन लोगों से जुड़िए। आज 15-20 साल हो चुका है आपको वो गांव छोड़े हुए, तो प्लीज कनेक्ट विद दोज पीपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन देम। अचानक से उनके पास जाम थमिए मत कि पॉलिसी लेने के लिए आया हूं, पहले थोड़ा रिलेशनशिप बनाइए। सेकेंड थिंग सर, हम आज फेसबुक हमारे पास है। हम जब 10वीं में थे सर तो 50 बच्चे एक क्लास में होते थे। क्या आज वो 50 के 50 हमारे कनेक्शन में है? ये लिखिए, उनके नाम याद से लिखिए, उनको फेसबुक पे ढूंढिए, कनेक्ट विद देम। सो यू विल हैव टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी कि इन लोग, क्योंकि वो 10वीं में से जो 50 बच्चे थे उसमें से सिर्फ 2-4 ही होंगे जो आपके टच में है। कॉलेज के दोस्त होंगे, हॉस्टल के दोस्त होंगे, इन लोगों से भी कनेक्शन जुड़िए। दूसरी बात सर हम ये बताना चाहते हैं, लोग है ना थोड़ा शर्माते हैं एलआईसी के नाम से, एजेंट लोग। तो मैं उनको कहता हूं कि आपको शर्माना नहीं है कि आप एलआईसी एजेंट हो, आपको प्राउड फील होना है।
कि आप LIC के साथ जुड़े हो। अगर आप इस ब्रांड की ताकत देखोगे तो आज दुनिया का सबसे पावरफुल जो इंश्योरेंस ब्रांड है वो LIC है। इससे ज्यादा दुनिया में कोई लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड ताकतवर नहीं है, ताकतवर बोल रहा हूं मैं। तो इसकी ताकत को आप जानिए। LIC ने हमें सर इतना लेकिन सर वो विश्वास होता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे LIC पर तो आप कभी जिंदगी में MDRT नहीं हो सकते हो। सेकेंड थिंग सर, कई सारे लोग सोसाइटीज में रहते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप कमेटी में जाइए। लोग शर्माते हैं, आपको कमेटी में जाना पड़ेगा। उधर आप कोई भी एक छोटा रोल लीजिए उसके अंदर। उससे क्या होगा कि आप सोसाइटी के कमेटी में जाते हो तो किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। किसी का पानी का प्रॉब्लम, किसी का लीकेज का प्रॉब्लम, किसी का लाइट का प्रॉब्लम। उससे क्या होता है, उसके घर में आपका आना जाना होता है और उसको समझ में आता है कि मेरी सोसाइटी में कोई है जो LIC का काम करता है और वो बड़ा है, कोई ट्रॉफी वॉफी लेता है। प्रॉब्लम ये है सर, मेरी सोसाइटी में 200 लोग हैं। आई बिलीव एवरीवन शुड नो दैट आई डू LIC। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक को जाके बताऊं, वो अपने आप उनको समझना चाहिए। तो सोसाइटी का जो कमिटी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई डिड दैट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग सर, उसके अंदर अभी यहाँ पे जो मैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना दायरा जो है खुद बनाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं कि आपको महीने में कम से कम 8 बार, 8 टाइम, मतलब मैं हफ्ते में 2 बार बोलता हूं, आपके DO साहब के साथ 1 to 1 बैठना है और पेपर पे स्ट्रेटेजी बनाना है कि बॉस मेरा इतना हुआ है और मुझे अभी इस महीने में या अगले 2 महीने में मेरा टारगेट क्या है। अगर आप वो पेपर पे नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। वो जंगल में नाचा मोर किसने देखा वैसा होता। हम मन में बोलते हैं हम MDRT है, वो होता नहीं। पेपर पे लिखिए कि बॉस मुझे 10 लाख रुपए करना है, मैं कैसे करूंगा, कहां से करूंगा, और DO साहब के सामने लिखिए। क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो ही विल रेक्टिफाई इट। क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगा आप कब किस वक्त गलत ट्रैक में चले जाओगे। लेकिन वो DO है जो जानता है, वो आपको बताएगा कि भाई थोड़ा इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट करो, या ये कस्टमर है यार, ये 4 लाख दे सकता है, तुम 1 लाख क्यों मांग रहे हो। या ये भी हो सकता है भाई ये कस्टमर तो देगा नहीं तुझे, छोड़ दे तू इसके पीछे। तो ये उनका विजन होता है, उनके ऊपर आप भरोसा रखिए। सेकेंड थिंग सर, हमने इसके अंदर जो अब डबल MDRT की बात थी सर, तो मैंने आपको बताया कि मेहनत के बगैर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था सर, तो हमने सितंबर आते आते हमने हमारा डबल MDRT के लिए सर अक्टूबर आ गया सर। लेकिन लॉकडाउन में ही जब खत्म हो रहा था तभी हमने COT का प्लानिंग कर लिया था, DO साहब और मैंने। क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमें पता चला था कि हम MDRT हो रहे, तो हमने डबल MDRT का किया। लॉकडाउन खत्म होते होते हमारा YouTube चैनल संपर्क, हमारा जो बातें हो रही थी उससे हमें पता चल गया कि हम डबल MDRT तो बॉस 100% कर रहे हैं, तो अब आप COT करना है। क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये बाद में पता नहीं मैं भी रहूं नहीं रहूं। कल के रोड एक्सीडेंट में चला गया तो ऊपर भी जाऊंगा तो विदाउट COT नहीं जाऊंगा इस साल। तो लेकिन क्या हो गया सर, अक्टूबर आते आते हमारा डबल MDRT हो गया उस चीज के अंदर। और फिर हमारे पास 2 महीने बचे। हमने स्ट्रेटेजिकली बताया कि 2 महीने में हम एक MDRT तो सर कर ही देंगे, तो विश्वास था ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि नवंबर महीने में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, तो हमारा कुछ नहीं चल पाया उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर नहीं हो पा रहा था। कई सारी चीज़ें ऐसी थी, कस्टमर हाँ बोल रहे हैं लेकिन टाइम ले रहे हैं, कुछ ने ना बोल दिया, जिनके ऊपर गारंटी थी वो दूर जा चुके थे। कई सारी परेशानी आ रही थी उसके अंदर, लेकिन हमने हार नहीं मानी सर। इसके अंदर मैं और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने एक जिंदगी में, हम लोग मेरा रूल है लाइफ का कि मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं अपना जो सर्कल है, हमारा एक क्लोज सर्कल होता है सर, राइट, कि हम किसी वो अपने दोस्त हो सकते हैं, सोसाइटी के दोस्त, स्कूल के हो सकते हैं या ऑफिस के हो सकते हैं। लेकिन मेरे ना सर ऐसे 8-10 क्लोज सर्कल्स हैं अलग अलग। तो हमने ये रूल बनाया कई सारे सालों से कि हम साल में एक बार तो कम से कम मिलते ही है। हम जो 8-10 लोग हैं हर एक सर्कल के,
हम लोग उसके अंदर मिलते ही है और 2 रातें स्पेंड करते हैं सर। हम लोग किसी लोनावाला में चले जाएंगे, बंगलो बुक करेंगे। उससे क्या होता है ना, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। होता क्या है, हम हमारे दोस्त को भी मिलने जाते हैं ना तो पॉलिसी के लिए मिलने जाते हैं। ऐसा नहीं करना, दोस्त को मिलना है तो दोस्ती की तरह मिलना है, पॉलिसी अपने आप होगी। लेकिन वो दोस्तों को साल में एक बार आप लोगों को मिलना पड़ेगा, आपको थोड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा उसके अंदर। सेकेंड थिंग सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि LIC हमें, अब मैं परसेंटेज नहीं लूंगा, लेकिन सर मैं आपको सीरियसली बताता हूं, जो लोग बिजनेस में हैं उनको मालूम है 2 और 3% पे आजकल धंधा होता है। दुनिया में ऐसा कोई धंधा नहीं है जो इतना परसेंटेज का कमीशन दे। तो उसके पीछे कोई रीजन है। LIC के पास बहुत पैसा है इसलिए आपको कमीशन नहीं दे रही है। मेरा ये मानना है कि आपको 25 से 50% उस कमीशन का आपको खर्चा करना है। अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आप कमा नहीं पाओगे। हाँ, अभी आप खर्चा किस चीज के ऊपर करना है, तो आप ट्रेनिंग्स लेना, आप अच्छे कपड़े पहनना, आप अच्छी क्वालिटी की गाड़ी लेना, आप अच्छे रेस्टोरेंट में उस कस्टमर को मिलना। ये नहीं है कि मतलब, अब ये जनरली बता रहा हूं कि ये नहीं कि हम स्लीपर और सैंडल पे, स्कूटर पे चले गए किसी का 2 लाख रुपए का चेक लेने के लिए। नहीं, वो नहीं करना है। ये मेरा स्ट्रेटेजी सर, कि क्योंकि सामने वाला बंदा सर देखता है कि अगर मैं मेरा 2 लाख रुपए का चेक इस बंदे के पास दे रहा हूं, इज ही वर्थ ऑफ इट, इज ही वर्थ ऑफ इट उस चीज के अंदर, है ना। सेकेंड थिंग सर, इसके अंदर हम लोगों का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, पैसा बचाने का, तो पैसा बचाइए मत, आप पैसा खर्चा कीजिए इन चीजों के ऊपर। कस्टमर्स को कुछ अच्छी गिफ्ट दीजिए। अगर कुछ उसका बर्थडे है तो उसको मतलब 2000-3000 का पेन दीजिए, ही विल बी मोर देन हैप्पी। 5000 का घड़ी दीजिए, तब वो 1 लाख 2 लाख रुपए का आपको देते समय हिचकिचाएगा नहीं उस चीज के अंदर। सेकेंड थिंग सर, हमारे इसके अंदर और एक बात कहना चाहूंगा इस चीज के अंदर, कि हमारे जो DO साहब है, उनकी जो एक टीम है, अमेजिंग टीम, वो रियली अमेजिंग है सर। क्योंकि हम लोग करीबन करीबन 100 लोग हैं उस टीम के अंदर, और सारे एजेंट्स एक फैमिली की तरह है। मतलब हमारे बीच में कंपटीशन वैसा है ही नहीं। इनफैक्ट हमारे इसमें ऐसा चलता है कि कोई एजेंट को अगर प्रॉब्लम होता है तो दूसरा एजेंट उसके कॉल के लिए चला जाता है और उनको हेल्प करता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये हमारे DO साहब ने इतनी अच्छी की है, जिसका हेल्प मुझे मेरे प्रीवियस MDRT और इस COT में मिला सर। क्योंकि जिस फैमिली में मैं, अब ये मेरा फैमिली है सर, हमारा 90-100 लोगों का, तो ये फैमिली अगर अच्छा होता है ना सर, तो सबका अच्छा होता है, सबका भला होता है उसके अंदर। तो सारे DO सर से रिक्वेस्ट, मतलब सारे एजेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे से बात कीजिए, आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी एजेंट ने कुछ अच्छी चीज की हो, वो आपको काम में आए। तो हमारे साथ यही होता है सर। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं टीम अमेजिंग के सारे मेंबर्स को एकदम नमन करता हूं सर, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज के लिए। अब सर सेकंड चीज इसके अंदर हम जो ये कहना चाहते हैं कि COT के लिए, तो सर मैंने पहले कहा सर, मेहनत के पीछे मत जाओ। मतलब मेहनत को छोड़ो मत, मेहनत करते रहो। उसका फल मुझे सर COT के लिए मिला। COT में दिसंबर आ गया सर, 1 दिसंबर आ गया, और मेरा कंप्लीट 1 MDRT पेंडिंग था सर। नवंबर मेरा खाली गया था, ठीक है। लेकिन मन में ये विश्वास था कि बॉस इतने दूर आने के बाद अब तो मैं COT नहीं छोड़ूंगा। तो बिलीव मी, मतलब 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मेरा गला दर्द करने लग गया था, इतना मैं बात करता था हमारी। और वो जो महीना था सर दिसंबर का, ये मैं अभी जो रिक्वेस्ट करूंगा ना, ये मैं उन एजेंट्स की पत्नियों से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि COT बनना, MDRT बनना कोई जंग से कम नहीं है, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं मेरी वाइफ का शुक्रगुजार हूं, मेरे बच्चों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर। उन्होंने मुझे सुबह जाते जाते, हमारे डिस्कशन हमारा नाश्ते पे COT के बारे में होता था सर।
उन्हें बच्चों कैमरे के में लेके आओ ना। यस सर मैडम। और और आपने एक नवंबर में एक चीज की थी जिसकी वजह से आपको ये मिला, यस आई एम कमिंग टू वो भी, इट। हाँ वो बताओ। यस, तो इस नवंबर में सर हमने क्या किया था उसके अंदर नमस्ते, कि नमस्ते, ये नमस्ते। हमारे मैडम सर यू सर आर द हमने नवंबर इंस्पिरेशन, यू आर द इंस्पिरेशन बिहाइंड हिम। बस मेहनत है उनकी सर। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, आप बैठो, बस बस बैठो बैठो। हाँ, सर बाजू से बैठो, आपको कैमरा में दिखना चाहिए आप। हमारे लाइफ का एक ये था कि हमने आज तक हमारा सर मैरिज एनिवर्सरी जो है वो 25 दिसंबर को है और हमारी बेटी का जन्मदिन 23 दिसंबर को है। तो आज तक ऐसा होता था कि 23, 24, 25, 26 जो है हम लोग रिसोर्ट में जाते थे, हर साल का हमारा फिक्स था। ठीक है, अब ये डीओ साहब हमारी जिंदगी में आ गए और इन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी खराब कर दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें जो है वो दिसंबर में ही ला दिए। अब हमारे जब सीओटी का सपना हमने देखा था तो हमारे दिमाग में ये था कि भाई दिसंबर में ये सारी चीजें करने मिलेगी नहीं। तो हमारी श्रीमती जी का जो जन्मदिन था वो 23 नवंबर को है। देन आई डिसाइडेड कि जो भी करना है वो 23 नवंबर को ही करेंगे। एंड वी बुक्ड अ ब्यूटीफुल रिसोर्ट एट माय नेटिव प्लेस वहां पे। एंड वहां पे हमने हमारे जो पुराने दोस्त है, मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक बच्चों, हमारे स्कूल के बच्चों से मिलना चाहिए, फ्रेंड से मिलना चाहिए। तो वहां पे सर हमने एक गेट टुगेदर रखा था जहाँ पे हमारे करीबी क्लोज 10-12 लोग आए थे, सब कुछ आए थे उस चीज के अंदर। और हम लोगों ने वो 2-3 दिन बहुत अच्छे से बिताए। और मैंने उनको कहा था कि अपनी फैमिलीज के लेके आए। तो हर एक दोस्त ने अपनी वाइफ को और बच्चों को लेके आए थे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मिलते हैं, बीवी और बच्चे कब मिलेंगे। तो हमारा प्लान वही था। और दूसरा प्लान ये था सर कि अब नेटिव पे भी मुझे जाना था। सो इसके अंदर ऐसा भी होता है कि मैं मेरे गांव में जाऊंगा, सिर्फ पॉलिसी मांगूंगा तो वो होता नहीं है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे इस रिसोर्ट के ऊपर से मिल गया। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं हमेशा देखता हूं कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं। और मेरा एक रूल है सर, कोई भी चीज खरीदता हूं तो अपने किसी दोस्त से ही खरीदता हूं, अपने किसी रिश्तेदार से ही खरीदता हूं, अपने किसी जानने वाले से ही खरीदता हूं। तो रिसोर्ट भी बुक किया तो हमने हमारे दोस्त का ही बुक किया। हमने खाना भी अरेंज किया तो हमारे दोस्त के होटल में ही अरेंज किया, क्योंकि हमें चाहिए था। ये सूट भी जो हमने पहना हुआ है सर, हमारे एक दोस्त के इस यही से हमने किया। और मेरे एक जिंदगी का रूल है सर, मैं कभी भी किसी को डिस्काउंट नहीं मांगता हूं सर। मैंने ये ब्लेजर भी लिया तो मैं उसको ये नहीं बोलता भाई तू मेरा दोस्त है मुझे कितना डिस्काउंट देगा, क्योंकि मैं जानता हूं कल मैं उसको पॉलिसी बेचूंगा, वो मेरे पर डिस्काउंट मांगेगा। अब मांगेगा नहीं मांगेगा अलग है, लेकिन मैं उसको चांस नहीं दूंगा कि मैं खुद मांग रहा हूं। तो कोई भी चीज ध्यान में रखिए, अगर आप अपने रिश्तेदार से ले रहे हो, अपने दोस्तों से ले रहे हो, अपने जान पहचान वाले से ले रहे हो, तो उससे प्लीज डिस्काउंट मत मांगिए। हम नहीं मांगेंगे ना तो वो भी हमारे पास डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। तो शायद वो कमीशन वाला पार्ट भी सर हमें यहाँ पे बहुत मदद करता है उस चीज के लिए। तो अब ये हो चुका था, तो अब दिसंबर आ चुका था, हम लोगों ने ये किया सर। आखिरी के 2 दिन थे, हमें 11 लाख रुपए की जरूरत थी सर सीओटी के लिए। और सीरियसली वो समय ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि फैमिली भी इन्वॉल्व थी। मैं मेरे बेटे से भी डिस्कस करता था कि किस कस्टमर से मुझे आशा है, नाम देता था उसको, ऐसा जो भी रहेगा। तो हमने एक दिन उसको भी, तो वो बता दिए थे कि ये लोग हैं जो हमें शायद कल प्रीमियम देंगे। तो सर हमारा बेटा भी हमसे घर पे आने के बाद पूछता था कि सर इन्हीं अंकल ने आपको प्रीमियम दिया क्या। तो एक बार हमने बोल दिया कि यार हम भूल गए आज उनसे बात करना। तो ही टोल्ड मी हाउ कैन यू फॉरगेट टू टॉक विथ हिम, कि आप उनको मतलब जो आपको प्रीमियम देने वाले थे। सो आई टोल्ड यार नहीं सीरियसली मैंने 50 लोगों को फोन किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। सो सेकेंड डे सर मेरे बेटे ने मुझे व्हाट्सएप किया, प्लीज उनसे बात कीजिए क्योंकि आप भूल जाओगे आज भी बात करना, और वो बंदा आपको प्रीमियम दे सकता है। और उसने दिया सर मुझे। सो मैं फैमिली मेंबर्स को भी बोलता हूं कि आप इस मुहिम में शामिल हो जाइए। ये एक इसको जलसे की तरह देखिए इस मुहिम को। अगर आप इसको एंजॉय नहीं करोगे ना तो फिर सीओटी बनो, एमडीआरटी बनो, टेंशन लेके करोगे ना उस चीज का तो कोई फायदा नहीं है। पूरी फैमिली उसको आप एंजॉय कीजिए।
उस इन चीज शॉर्ट के। ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है। यस सर, ये सर हमारा बेटा काफी छोटा है, वो नहीं समझता इन चीजों को। नहीं, बट मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे एजेंट्स के लिए एक सीख है कि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है। 100% सर, 100% सर। डॉक्टर चाहता है ना अपना बेटा भी डॉक्टर बने, यस इंजीनियर चाहता है अपना बेटा भी इंजीनियर बने। यस धीरू भाई अंबानी साहब जो हमारे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपने बेटे के लिए, तो हम भी हमारे बेटों के लिए एक लेगेसी कर सकते हैं सर। यस और ये इनबिल्ट है उसके अंदर। और वही मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे बच्चों को, हम ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा बड़ा बन के एलआईसी एजेंट बने, कोई नहीं सोचता सर। लेकिन ये सोचिए, आज टीओटी बनना, देखो एजेंट नहीं बनना है, हमें टीओटी करना है। अगर मेरा बेटा एलआईसी में आएगा तो वो टीओटी ही बनेगा। और मैं तो चाहता हूं कि आईआरडी या एमडीआरटी क्लब उसके ऊपर भी कुछ करे, अलग भी चीजें हैं, क्लब मेंबरशिप है, ये है वो है, उनके बारे में सोचे। तो लास्ट मोमेंट पे जो था वो एक जलसे की तरह था सर। एंड यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने सोसाइटी का नाम लिया सर, कि आपको अपने सोसाइटी में पार्ट लेना चाहिए। कुछ सांस्कृतिक क्लब्स होते हैं, कुछ भगवान की चीजें होती है, मंदिर होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, वहां पे आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोग जानते हैं। तो अभी जो मैं बोलूंगा वो सारे एजेंट लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए सर। हम बीएनआई के भी मेंबर हैं। बीएनआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस नेटवर्क इंडिविजुअल, जिसके अंदर सर 50 से लेकर 100 लोग मिलते हैं और सिर्फ बिजनेस की बातें होती है। और इसका एक ही अलाउड रहता है। जैसे मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस का हूं तो दूसरा कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला आ नहीं सकता है। तो मेरे लिए सर मेरी जो फौज हो गई वो 100 लोगों की हो गई सर। सो मुझे बीएनआई का भी बहुत सपोर्ट मिला, बट इट इज पेड सर्विस। तो मैं सारे लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, जो मैंने बताया 25 से 40% आपको खर्चा करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर आप खर्चा कीजिए। आप बीएनआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, आपको बिजनेस मिलेगा। आपको रोटरी क्लब ज्वाइन कीजिए, जो भी होगा आप रोटरी में पार्टिसिपेट कीजिए, लायंस क्लब में जाइए। सो जो भी चीजों के अंदर आपको पार्टिसिपेशन का टाइम मिले, मौका मिले, आप अपना टाइम उसके अंदर कीजिए, आपको जो है उसका फायदा ही मिलेगा उस चीज के अंदर। तो सर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात होती है, मैं मेरे क्लाइंट से जो बात करता हूं हमेशा जब मिलता हूं, तो वो मैं एक 5 मिनट में से बताऊंगा सर। जब भी मैं मेरे क्लाइंट से बात करता हूं तो मैं उनको ये बोलता हूं, सर 15 साल का बच्चा हो या 25 साल का हो या 40 साल का हो, उसके अंदर जो है सर मैं 15 साल का ही पॉलिसी पिच करता हूं सर। अगर मेरे क्लाइंट का कोई बेटा 15 साल का है या 20 साल का है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी अभी नौकरी में लगा है, मान लीजिए कोई 25 साल का बंदा है, तो हमारे एजेंट्स यहाँ पे, एक मुझे लगता है ऐसा गलती है, हो सकता है भी गलत हूँ, उन्हें 30 और 35 साल की पॉलिसी मत दीजिए, उन्हें 15 साल की दीजिए। उन्हें ये दिखाइए कि जैसे ही तुम 30 या 35 साल के हो जाओगे, तुम्हें 1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलने वाला है। अगर एक 20 साल का लड़का है, मान लीजिए उसके डैड अगर आज 1 लाख रुपए की उमंग निकालते सर, तो मैं उस फादर को ये बोलता हूं, भाई तुम्हारा बेटा 25 साल की उम्र में अपनी नौकरी में लग जाएगा, तो तुम उसका प्रीमियम जो है वो 5 और 7 साल भरो। जैसे ही बेटा नौकरी में लगेगा, उसके हाथ में पॉलिसी दे देना, बेटा मैंने 7 साल भरे हैं, आगे के 7 साल आपको भरना है। तो बेटा देखता है सिर्फ 7 साल भरना है और उसके बाद जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा ना, वो बहुत खुशी खुशी उसका पैसा भरेगा सर, क्योंकि उसे सिर्फ 7 साल भरना है। तो 15 साल की पॉलिसी सिर्फ 7 साल में आ गई, करेक्ट। सेकेंड थिंग इसके अंदर ये होती है सर, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये बहुत मुश्किल से एलआईसी पॉलिसी लेने वाली है। तो ये मैं उसके डैड को समझाता हूं कि तुम आज उसको दे दो, वो जिंदगी भर उनके काम आएगी। क्योंकि एक बार वो नौकरी में लग गया, एक बार उसके 2-4 साल हो गए, तो वो अपना ऑनलाइन कुछ करने लगता है और लाइफ इंश्योरेंस के प्रति उसका रुझान जो है कम हो जाता है। तो ये मैं करता हूं सर उसके अंदर। सेकेंड थिंग सर, अगर कोई 25 साल का बंदा भी है, मैं उसको बोल देता हूं कि भाई 40 साल के बाद जिंदगी भर तुमको 1 लाख 2 लाख पॉलिसी ये मिलेगा। थर्ड थिंग इसके अंदर सर, 15 साल से ज्यादा का ऑप्शन, मतलब बहुत ही कम पॉलिसीज में मैंने दिया हुआ है। मैंने कुछ लाभ लक्ष्य भी बेचे हुए उसके अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है आप सब लोगों ने अगर उमंग का ट्राई किया और
अगर आपको कम प्रीमियम की पॉलिसी करनी है तो फिर आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ानी होगी। देखिए, उमंग अगर करनी है तो बड़ा प्रीमियम देखिए, अगर छोटा प्रीमियम है तो आपको दूसरी पॉलिसीज देखनी चाहिए। लाभ है, लक्ष्य है, मंथली एसआईपी कीजिए। एसआईपी के ऊपर, जिनको छोटा प्रीमियम लेना है वो एसआईपी के ऊपर ध्यान दीजिए। वो फिर एनुअल प्रीमियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआईपी, ताकि आपको एमडीआर, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने सारे आपके नवंबर दिसंबर में रिन्यूअल्स आ जाते हैं, मतलब वो फर्स्ट ईयर वाला प्रीमियम, वो हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं सर। वो आपको हेल्प करेगा उस समय एमडीआरटी करने का। सर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, जो मैं सिर्फ एक एक बोलता हूं। अगर आपको लगे उसके ऊपर एलाबोरेट करना तो आप प्लीज मुझे रोक के पूछ लीजिए उसके ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना इमेज सोशल मीडिया पे बढ़ाना है। फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक फ्री है, पैसा नहीं लगता उसके लिए। व्हाट्सएप का यूज कीजिए, हर एक रोज आपका डीपी चेंज होना चाहिए। जब भी आप फेसबुक पे फोटो शेयर करते हो, घर का भी अगर शेयर करते हो ना, तो बैकग्राउंड अच्छा दिखाना, क्योंकि हमारा घर हमारा बर्ताव रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारा बैकग्राउंड गलत आ जाए तो वो हमारी शख्सियत को झलकाता है सामने वाले के सामने। इसके अंदर सेकंड थिंग, अगर जिस भी, यस सर, सर आप म्यूट पे हो, सर आप म्यूट पे हो सर। इसमें एक गलती हमारे एजेंट से होती है। यस सर। जो आपने अभी बोला ना वो सही बोला है, आपने कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन हमारे एजेंट्स लोग क्या करते हैं, जो आपने अभी बोला कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दो, तो क्या है ना, वो नमक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो होता नहीं है। लोग उसमें उलझ जाते हैं, लोग वही करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक्शन कम होता है, फील्ड में एक्शन कम होता है। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने जितनी बात की आपका गला बैठ गया था। करेक्ट सर। तो आप क्या है ना, एक्टिव है, आप लोगों से बात कर रहे हो। यहाँ पर ये हो रहा है ना कि लोग क्या करते हैं, लोग अभी आपने जो बोला ना वो लेते हैं लोग, और लोग उसमें ही उलझ जाते हैं, वही काम करते रहते हैं। तो उसके बारे में ना थोड़ा, वो जो डेंजर है ना उसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करो, ताकि हमारे एजेंट समझ जाए। देखिए, फेसबुक और ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हमारे लिए एक जरिया है। आखिर में हमें हमें फेसबुक उसको ये इसलिए दिखाना है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बाद तो हमें कांटेक्ट करना ही है। सेकंड थिंग सर, इसके अंदर हमारे एजेंट लोग और एक गलती करते हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल प्लान देने के लिए मत कीजिए प्लीज, कि उमंग अच्छा है बाय कर लो, लक्ष्य अच्छा है बाय कर लो। उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है आपके प्लान्स के लिए। आप उसके अंदर आपके अवार्ड्स पब्लिश कीजिए, एलआईसी का नाम अपने आप आ जाएगा, अवार्ड उनको मालूम है एलआईसी के लिए, और उन लोगों से बाद में बात भी करना है, क्योंकि आपको उसको एनकैश करना है। और देखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी इंसान अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। अगर कल को हमारे पास कोई ऑप्शन आएगा कि आप रेमंड का सूट लीजिए या फिर एक लोकल ब्रांड का सूट लीजिए, तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम रेमंड का ही सूट ले। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। तो वैसे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाइए उस चीज के लिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को नीचा दिखाओगे तो दुनिया आपको नीचा करेगी ही। आपको वो उस चीज के लिए करना है। सो सर, फेसबुक जो है, लेकिन उसके साथ लोगों से बात कीजिए प्लीज। लोगों से बात नहीं करोगे तो होगा नहीं। इतनी बात करनी है कि उन्हें खुद ने आपसे के पास एलआईसी पॉलिसी मांगनी चाहिए। सर मेरे से कई सारे कस्टमर हैं, मुझे फोन करते हैं, भाई वो तू एलआईसी बात करता है, वो मुझे लेना है यार। वन इंस्टेंस आई टेल यू सर, मेरा इतना एलआईसी का ये होता है कि वन ऑफ माई कस्टमर दूर बैठे हुए हैं यहाँ से किलोमीटर्स में, उन्हें किसी और एजेंट ने पिच किया, उनको वो प्लान समझ में आ गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, यार ये वही प्लान है संदीप जो तुम बताते हो, जो तुमने बात किया था, और तुम एलआईसी का करते हो ना। तो क्या हुआ, अपने कस्टमर के ऊपर ऐसी छाप करो कि पॉलिसी कोई भी उसको समझाए, उसको जो अगर पॉलिसी लेनी है तो मेरा ही नाम याद आना चाहिए। मैं उस एजेंट का भी धन्यवाद करता हूं, उसने समझाया उनको, लेकिन पॉलिसी सर मेरे पास आ गई उस चीज के लिए। क्यों आई? क्योंकि उस एजेंट के दिमाग में ये था कि मैं एलआईसी करता हूं और मैं अच्छा बड़ा ये करता हूं।
अब हो सकता है वो एजेंट जो है वो उनको लगा नहीं होगा उस चीज के अंदर, जो भी होगा। तो कहना मतलब ये है कि आप अपना इमेज बढ़ाइए। सेकेंड थिंग, गिवर्स गेन बनिए। आप हमेशा मांगिए मत, आप ये सोचिए कि इस कस्टमर का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, मैं किस कस्टमर को कैसे बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। अगर कोई ज्वेलर है, आपके घर में शादी है, तो आप क्यों उसको रेकमेंड नहीं करोगे, भाई ये मेरा दोस्त है इसी के पास से तुम ज्वेलरी खरीदो। आप उसको धंधा दोगे ना, देखो LIC आपके पास ही आएगी। किसी को घर लेना है ना, आपका दोस्त बिल्डर है, उससे कनेक्ट करवा लो आप। किसी को पेंटिंग करना है, कोई पेंटर है आपका दोस्त, उसको कनेक्ट करवाओ। देखो पहले खुद देना सीखो, अपने आप आ जाएगा सर। मेरी जिंदगी में हर एक चीज जो होती है, साइकिल भी खरीदूंगा तो दोस्त के साथ। अगर मेरे अभी हमारे किसी दोस्त ने CCTV की बात की थी हमसे कि हमें CCTV बिठाना है, हमने उनको बोला कि कहीं मत जाओ भाई, मेरा एक दोस्त है CCTV, तो सारे CCTV बिठाएगा। वो आके गए सर 70,000 के अगर मैंने उसको हेल्प किया है तो पहले देना सीखिए, अपने आप आ जाएगा। ये अपने आपके पास इनर आया सर्कल को कहाँ connect से? करें। ये स्ट्रेटेजी आपके पास आया कहाँ से? ये सर कैसे हुआ? ये सर ये BNI से होता है सर। वेरी गुड। हम जिस ग्रुप में ज्वाइन किए, BNI का जो हमारा फिलोसफी है, क्योंकि मेरे पास 100 लोग हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ देता हूं, और मेरे पास 100 लोग हैं जो मेरे लिए पॉलिसी करते हैं सर। सर मैं आपको बताता हूं, 25 तारीख को मैंने इमोशनल आवाहन किया था मेरे BNI में। उस समय मैंने पॉलिसी नहीं मांगी थी, मैंने बोला था कि मेरी जंग है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है COT होना, और उसके लिए मुझे इतना इतना ये जरूरी है, मुझे कुछ भी करके एक रेफरेंस दीजिए। सर लोगों को नहीं मालूम था COT क्या है, उनको नहीं मालूम था कि, लेकिन उन्होंने अपने 10-10 लोगों को फोन किया और उनको पूछा, भाई LIC का सबसे बढ़िया प्लान है, अगर तू लेगा तो इससे ले प्लीज। और मेरी उस दिन सर कई सारे कस्टमर से बात हुई, और वहां से भी मुझे भी, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या LIC का, उनके लिए एक सपना था। तो ऐसे ग्रुप्स बनाइए जो आपके लिए आखिर के मौके में आपको मदद करेंगे। मैंने आपको बोला था रिश्तेदार और दोस्त पहले मत टच कीजिए। रिश्तेदार और दोस्त जो होते हैं ना सर, वो आखिरी महीने के लिए होते हैं, कि भाई अभी मेरी जरूरत है और तू ये प्लान। मैं मेरे दोस्त को जब मैंने फोन किया दिसंबर के महीने में, सारे दोस्तों को मैंने ये बोला कि बॉस मेरा COT अटका पड़ा है, जो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और तू अगर पॉलिसी निकालेगा तो तू मेरा सपना पूरा कर रहा है, और तू ये प्लान सुनेगा, अभी अभी जबरदस्ती सुनेगा ये प्लान, और अगर तुझे पसंद आया तो ही ले, वरना मत ले। क्योंकि मैं मेरे दोस्त को भी जबरदस्ती नहीं पॉलिसी बेचना चाहता हूं सर। 10 में से ना 2 लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि उमंग अपना इतना बढ़िया प्लान है। सेकेंड थिंग, सारे एजेंट से मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपने उमंग प्लान खरीदा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप खुद पहले खरीदिए। क्योंकि अगर आपके कस्टमर ने आपको पूछ लिया कि भाई तुम इतना बड़ा ये उमंग के बारे में बताते हो, इतना मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हो, मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हो, तुम्हारी पॉलिसी दिखाओ, तुमने उमंग निकाली है क्या और कितने की निकाली है? संदीप जी, आप प्रेजेंट करो ना जरा हमें उमंग, तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो हमें समझ में आएगा। सर मेरा प्रेजेंटेशन का सिंपल फंडा है, मैं शुरुआत में पहले उनको ये बताता हूं कि आज के जमाने में 30 और 35 साल की पॉलिसी लेना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। आपको जो होता है पॉलिसी जो है वो 15 साल के लिए नहीं है। पहले मैं उनको 15 साल के टेन्योर पे लेके आता हूँ, उसके बाद उनको PDF, मैं जब भी किसी कस्टमर से बात करता हूँ तो उनको डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, उनको PDF के साथ बताता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए आप अब 25 साल के हैं, करेक्ट, आप 40 साल तक 1-1 लाख रुपए भर रहे हो, करेक्ट। तो 25 साल पहला वाला जो साल होता है सर, 1 लाख के आगे 13 लाख रुपए का नेचुरल कवर है अपना, और 26 लाख रुपए का अपना जो है वो एक्सीडेंटल कवरेज होता है। अब इसमें एक ये स्ट्रेटेजी इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल आपके पास ये आएगा कि भाई मेरे पास तो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस है, करेक्ट, ये सबसे बड़ा हर्डल आता है। तो तब जब मैं उसको बताता हूं कि तुम 1 लाख रुपए भर रहे हो और पहले साल ही तुम्हारा 13 लाख रुपए का नेचुरल कवर है और 25 से 26 लाख रुपए का तुम्हारा एक्सीडेंटल कवरेज है, तो उसको अच्छा लगता है। फिर मैं उसको बोलता हूं अभी दूसरे साल पे आइए,
दूसरे साल में देखो तुम्हारा कवरेज बढ़ गया, 26-27 लाख हो गया। हर एक साल मैं उसको लेके जाता हूं, उसको बताता हूं तुम जैसे जैसे प्रीमियम भर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा एक्सीडेंटल और नेचुरल कवरेज बढ़ रहा है। फिर मैं उसको बोलता हूं अभी आखिरी साल पे आओ, आखिरी साल में सर अपना करीबन 35 लाख का कवरेज हो जाता है उसके अंदर। अब मैं उसको बोलता हूं भाई ये तो हो गया प्योर इंश्योरेंस की बात। अब मैं बोलता हूं राइट साइड के कॉलम को देखिए, तो वो राइट साइड के कॉलम को देखता हूं, उधर 1 लाख रुपए लिखा रहता है सर। मैं उसको बोलता हूं अभी स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखो तुम्हारी उम्र और तुम स्क्रॉल डाउन कीजिए। मैं उसी को स्क्रॉल डाउन करने बताता हूँ, तो वो नीचे जाता है, नीचे जाता है, बोलता है ये क्या है। मैं बोला भाई अभी जिंदगी भर तुम 1 लाख रुपए लोगे, लाइफ लॉन्ग गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न, अभी तुमको जिंदगी भर पैसा मिलेगा। तब उसको एकदम आंखें उसकी खुल जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं उसको बोलता हूं अभी भाई लेफ्ट साइड पे आ जाइए, तुम्हारा नेचुरल कवर देख लो, एक्सीडेंटल कवरेज देख लो, अब तुम जिंदगी भर 1-1 लाख रुपए ले रहे हो। अब चेक करना कि भाई 80 साल की उम्र में जब भगवान का बुलावा आएगा तो कितना मिलेगा। तो जब वो पैसा देखता है ना सर, तो टर्म इंश्योरेंस की जो हवा है उसके दिमाग में वो निकल जाती है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस वो LIC नहीं देखता है, वो टाटा देखता है, ICICI देखता है, दूसरी कंपनी का देखता है। LIC का टर्म इंश्योरेंस महंगा है, इसलिए मुझे भी दिक्कत होती है, तो मेरे लिए वो ऑप्शन क्लोज्ड है। तो जब वो अमाउंट देखता है तो उसके आंखें खुल जाती, इतना पैसा, अच्छा 1-1 लाख रुपए लेने के बाद, ओके ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई इसके और फायदे हैं, तू तो अभी रुक जा, तुझे तो अभी मालूम नहीं है। अभी राइट साइड में देख, अगर मान ले तू 70 साल का है, 75 साल का, तुझे लगता है तेरी फैमिली सेटल्ड है, सब कुछ ओके है, मुझे पैसा भरपूर है, अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 1 लाख भी नहीं चाहिए, तो उसको सरेंडर करो। हम एक टेंटेटिव सरेंडर वैल्यू होती है सर अपने कैलकुलेटर में, कई सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है हर एक कैलकुलेटर में, बट मोटा मोटा वी नो व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू, तो वो आप उसको दिखाओ। तो मैं बोलता हूं भाई तू कभी भी बंद कर सकते हो इसको। सो उससे क्या होता है सर, मैं उसको बताता हूँ ये पेंशन प्लान भी हो गया, ये तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस भी हो गया, तुम्हें बीच में जरूरत पड़ी भाई पैसा भी मिल गया। सर मैंने इस प्लान को शिक्षा प्लान करके बेचा है, मैंने इस प्लान को सर कन्यादान प्लान करके बेचा है, मैंने इसी प्लान को सर रिटायरमेंट प्लान करके बेचा है, मैंने इसी प्लान को वो कपल वाला प्लान होता है शादीशुदा जोड़े का, वो प्लान करके बेचा है। क्योंकि कस्टमर मुझसे पूछता है सर मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए, तो मैं बोलता हूँ बढ़िया वाला चाइल्ड एजुकेशन, मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ सर उमंग है, मैं उसको बोलता हूँ ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान है, तुम्हारी बेटी आज 3 साल की है, करेक्ट, तुम्हें पैसे का जरूरत कब पड़ेगी। जरूरत सर 2 चीजों में पड़ती है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा होशियार हो 95% एंड अबव, तब पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर बच्चा एकदम पढ़ाई में कमजोर हो तब पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हाँ डल है अगर, तो मैं उसको वही बोलता हूँ कि भाई तुझे 10वीं 12वीं के लिए कोई टेंशन के, 12वीं के बाद तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए। तो मैं उसको वो 15 साल का प्लान बताता हूँ कि तुम्हारी बेटी तब तक या बेटा तब तक उस इसमें चला जाता है और तुम्हें ये पैसा उस समय काम आएगा। तो हो गया शिक्षा पॉलिसी। कन्यादान पॉलिसी सर मेरे, और मैं ये बताता हूँ कि जिन भी कस्टमर्स की लड़कियां हैं पहले उनका नाम लिखिए डायरी में। आपको याद मालूम होना चाहिए कि इस आदमी की बेटी की उम्र कितनी है। जिनकी भी बेटियों की उम्र 15 साल के ऊपर है, बेटियों की, पहले उनका नाम अपने डायरी में आना चाहिए, क्योंकि बाप हमेशा बेटी के लिए ज्यादा करना चाहता है। इमेजिन कीजिए जब उसकी बेटी 30 साल की हो जाएगी, तो 30 साल की उम्र में उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी मैरिड लाइफ जब शुरू कर चुकी है और उसको जिंदगी भर अब 1-1 लाख रुपए मिलेगा, तो हर 1 तारीख को उसको माँ बाप की याद आएगी, आंख में से आंसू आए बगैर नहीं रहेंगे कि मेरे डैड ने मेरे लिए जिंदगी भर का सहारा कर दिया उस चीज के लिए। सो उमंग के ऊपर ट्रस्ट रखिए। दूसरे प्लान भी बहुत अच्छे हैं, बट मेरा जो मानना है छोटा टेन्योर, तो इसी तरह से सर मैं फोन पे नॉर्मली प्लान वैसे नहीं समझाता हूँ। कोई भी अगर मुझसे पूछेगा प्लान तो मैं उसको बोलता हूँ वैसे प्लान नहीं समझा सकता हूँ। अगर फोन पर है तो मैं उसको बोलता हूँ व्हाट्सएप पर अगर हो तो मैं पीडीएफ बनाता हूँ, बोलते बोलते उसको पीडीएफ पहले भेजता हूँ, उसको बोलता हूँ आप पीडीएफ खोलिए और तब मैं उसको प्लान समझाता हूँ। देखिए ध्यान में रखिए, अगर उसके सामने कुछ नहीं है,
प्लान फोन पर मत समझाना। मुझे कई सारे लोग फोन करते हैं, सर अरे तुम्हारा फेसबुक का पोस्ट देखा, वो प्लान बता, जरा बता यार। मैं बोलता हूँ भाई ऐसे नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मिलना पड़ेगा। देखो जल्दबाजी मत करना, हमें लगता है कस्टमर का फोन आया जल्दी जल्दी बताना चाहिए, बहुत बढ़िया प्लान है, ऐसा मत करना। उसके सामने बैठ के या फिर अगर वो फोन पर है उसको बोलो सर ये पीडीएफ खोलिए, आप ओपन कीजिए, देखिए आपको दिख रहा है क्या, उसको इन्वॉल्व कीजिए उस प्लान के अंदर। जब वो अपने आंखों से सर प्लान देखेगा ना, पीडीएफ शाइन सॉफ्टवेयर में भी आएगा, कई सारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है, मैं आपको बताता हूं सर 50% लोग कन्विंस हो जाते हैं वो प्लान लेने के लिए। लेकिन आपको तरीके से वो करना चाहिए। और दूसरी बात सर, दृढ़ विश्वास रखिए दो चीजों के ऊपर, अपने ऊपर और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर की जो इंपॉर्टेंस है, जो नहीं समझेगा वो एमडीआरटी नहीं हो सकता है। देखो हीरे में उसकी खुद की कीमत बहुत ज्यादा है, बट वो कीमत जौहरी बनाता है, वो उसको उस शक्ल में लाता है जब उसकी मार्केट में डिमांड हो। सेकेंड थिंग सर, आप एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को उन चीजों के ऊपर। और मैं आज डिक्लेयर करता हूं सर कि मैं इस साल टीओटी करने वाला हूं, और ये सबके सामने बोल रहा हूं क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि भाई तुझे टीओटी करना है। जब हम बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो छप जाता है कि मुझे टीओटी करना है। और सर सीरियसली बताऊं सर, एमडीआरटी करना बहुत सिंपल है। जो लोग एमडीआरटी करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। एमडीआरटी का टारगेट 31 मार्च ही रखना। एमडीआरटी के लिए सर हमें चाहिए 25 लाख रुपया, मोटा मोटा 25 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए, बराबर। उमंग मैंने बोला आपको 1 लाख के नीचे मत बेचना, बराबर। तो हमें सिर्फ 12 फैमिलीज चाहिए सर, 12 फैमिलीज, 12 घर ढूंढने हैं जिसके अंदर हस्बैंड 1 लाख रुपए और वाइफ 1 लाख रुपए की पॉलिसी निकाले, बस आपका एमडीआरटी हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं पॉलिसी बेचता हूं, मैं कुछ कुछ कस्टमर को 2 लाख भी बोलता हूं, 5। जब कस्टमर कन्विंस हो जाता है ना सर 2 लाख के लिए, तब मैं उसको बोलता हूं कि अब तुम कन्विंस हो गए हो ना भाई 2 लाख रुपए देने के लिए या 1 लाख रुपए देने के लिए, अब इस पॉलिसी को आधा आधा कर दो। 1 लाख रुपए बीवी के नाम पे डालो, 1 लाख रुपए अपने अपने नाम पे डालो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एजेंट भी है ना वाइफ को इग्नोर कर देता है, सारी दुनिया भर की पॉलिसी ना हस्बैंड के ऊपर ही डाल देते हैं, जैसे यमराज हस्बैंड को ही ऊपर ले जाने वाला है। सर आज की कंडीशन ऐसी है, दुर्भाग्यवश अगर उस महिला को कुछ हो जाता है ना सर, मैं आपको दावे से बोलता हूं फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। इस बात को हमारे एजेंट भी नहीं समझते और वो कस्टमर भी नहीं समझता है। तो जो भी पॉलिसी करोगे मैं उसको 50-50 करने बोल देता हूं। तो मेरा एक फायदा होता है सर, 1 लाख का पॉलिसी अगर पिच किया, वो रेडी हो गए, तो मैं बोलता हूं भाई 50-50 हजार रुपए कर दो। फिर मैं उसको धीरे से बोलता हूं कि यार एक काम करो, 50-50 है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 75-75 कर दो। तो मेरे लिए तो 1 लाख से 1.5 लाख पे चला गया मैं। और कुछ कुछ कस्टमर्स पे सर मैंने ईयरली को सर हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। 1 लाख का चेक लेने के बाद हमने उनको बोला है कि सर इसको अगर हम ट्विस्ट करें, लेकिन देखिए आपको कस्टमर का जरा हैसियत भी देखनी है। तो हैसियत मतलब उसकी स्पेंडिंग पावर। तो इसका मतलब ये कि पूरा कस्टमर का स्टडी कीजिए, उनके पास कितने बेवजह उनके पास अगर ये नहीं और जबरदस्ती उनको 2 और 4 लाख का प्लान मत दीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। उनके पोटेंशियल के हिसाब से आपको प्लान देना है कि जो लोगों का 4 लाख की कैपेसिटी है उनको आप 50,000 का प्लान मत दीजिए, जिनकी 50,000 की कैपेसिटी है उनको 2 और 4 लाख रुपए का प्लान मत दीजिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, उनके कनेक्शन जरूरी है। और सर और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कभी भी किसी चीज को नेगेटिव नहीं बोलता हूं। कई सारे एजेंट जो है हमारे, वो म्यूचुअल फंड को नेगेटिव बोलते हैं, वो एसआईपी को नेगेटिव बोलते हैं, वो शेयर मार्केट को नेगेटिव बोलते हैं। मैं सर जब कस्टमर के सामने बैठता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि भाई हम ऐसे जमाने में है कि हमें सारी चीजें करनी पड़ती है। हमको एसआईपी भी करना है, हमको शेयर्स भी लेना है, हमको म्यूचुअल फंड भी लेना है हमको, लेकिन सबसे पहले हमारा एलआईसी का कोटा भरना है। तुम अगर 100 रुपए तुम्हारा बाजू में रखते हो, 100 रुपए में से तुमको 40 रुपए एलआईसी में डालना है, फिर 60 रुपए का तुमको जो चाहे कर लो।
एसआईपी में डालो, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, कि कई सारे कस्टमर को एसआईपी मालूम है, उनको, उन्होंने स्टडी किया, हमसे होशियार रहते सर, उनको रिटर्न्स मालूम है, सब कुछ मालूम है। जब हम उनको बेवजह बताते हैं ना कि म्यूचुअल फंड खराब है, तो उनके मन में ऐसा आता है कि यार ये इसका एलआईसी वाला ही इसको बेचना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा तारीफ कर म्यूचुअल फंड को खराब कर रहा है। तो हमें ये करना है कि हमें एलआईसी बेचना है, पर किसी और को खराब नहीं बोलना है। ये मैं करता हूं सर, क्योंकि हो सकता है ना उस बंदे ने कुछ 15-20 हजार की एसआईपी निकाली हो और उसे अच्छा खासा फायदा मिला हो, तो उससे यही लगेगा ये जो भी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो किसी को नेगेटिव मत कीजिए। म्यूचुअल फंड सर सारे लोग सारा कुछ करेंगे, हमें प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, बट अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने डीओ साहब पे विश्वास रखिए। और ब्रांच डीओ, अच्छा मैं एक सारे डीओ सर अगर इसके अंदर है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फुल टाइमर एजेंट। आप जितना चाहे ज्यादा एजेंट बना लो, लेकिन आपका टारगेट रखना फुल टाइमर एजेंट, क्योंकि फुल टाइमर एजेंट के पास पैसे कमाने की जान लगा देगा। प्रॉब्लम इज विद पार्ट टाइम एजेंट। मैं पार्ट टाइम एजेंट से भी बोलता हूं, हिम्मत करो नौकरी छोड़ने की, एजेंसी में आ जाओ, फुल टाइम लो। मेरा दावा है आप एमडीआरटी बनोगे, 100% बनोगे। मेरा नंबर भी सर ये कर देना, कभी भी किसी को कोई लगे आप मुझसे पूछ लीजिए, हमारे डीओ साहब का नंबर है, उनसे पूछ लीजिए। और कस्टमर को नंबर बोलो सर, मेरा नंबर लिख लीजिए सर, अगर 9850958866, रिपीट करता हूं सर, रिपीट करो। यस, 9850958866। थैंक यू। थैंक यू। तो फुल टाइमर एजेंट का जो है, आज मेरे पास सर इंश्योरेंस के सिवा मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा उसके अंदर। सेकेंड थिंग, हिम्मत करना और नौकरी छोड़ने की। सर मैंने जब रिजाइन किया था मेरा पैकेज बहुत बड़ा था सर, बहुत बड़ा दिल रखता है, इतना बड़ा पैकेज छोड़ के बिजनेस में कितना था सर? आई वाज अर्निंग मोर देन 24 लाख रुपीज पर एनम। यस सर। तो कैसे, मतलब ये छोड़ने का इतना साहस कैसे किया आपने? नहीं सर, मुझे ये था कि मुझे अपना एक मकाम बनाना था, क्योंकि नौकरी में होते समय क्या होता है, हम 10 चीजों में से सिर्फ एक चीज कर पाते हैं। आज मैं बिजनेस में हूं तो मैं आज सारी चीज, आज सर आप बताइए अगर मैं नौकरी में होता तो क्या आज मैं आपके सामने होता? नहीं होता। तो फिर आज आपका पैकेज कितना है? सर अब सीओटी बन गए सर। हाँ, फिर भी कितना है? सर इतना ही हम जनरल इंश्योरेंस में भी कमा लेते सर। तो मतलब आप आज का पैकेज 50 लाख बोलूं मैं? 100% सर। सो आपका साल का इनकम अभी 50 लाख रुपया है, मतलब महीने का 4 लाख रुपए का इनकम है आपका आज। हो जाता है सर। तो ये मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि हमारे एजेंट मोटिवेट होते हैं विटामिन एम से। सो विटामिन एम अगर नहीं मिलेगा, और विटामिन एम क्या मिलता है वो सर उनको पता होना चाहिए कि ये आदमी इतना कमाता है, साला ये कमाता तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ? ये अगर 4 लाख कमाता तो मैं 2 लाख तो कमा सकता हूँ, 1 लाख तो कमा सकता हूँ। सर मैं आपको बता देता हूँ, अगर एजेंट ने मन में विश्वास लिया तो हर 2 महीने में एमडीआरटी कर सकता है। यस। बस आपको सिर्फ लेकिन विश्वास के साथ है ना, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए, स्ट्रेटेजीज कीजिए, बेवजह मतलब हर जगह पे हाथ पैर मत मारिए, और मांगना आप छोड़ दीजिए। मेरा कहना है सर, मांगते बेगर्स है। मैं उनका लाइफ एडवाइजर हूं, मैं उनको एडवाइस करता हूं कोई भी चीज के लिए हो। और मांगने का बात जो होता है वो पॉलिसी के लिए मत कीजिए, मांगना है तो सीओटी के लिए मांगिए। अगर दोस्त से ही मांगना है ना, उसको भी खुशी होगी कि मेरे दोस्त ने, मैंने पॉलिसी दिया तो वो सीओटी बना। लेकिन अगर उसकी पॉलिसी लेके तुम्हारा लाइसेंस बचा रहे हो 12 पॉलिसी करके, तो अपने दोस्त के साथ भी नाइंसाफी मत करो। अगर दोस्त से मांगना ही है तो सीओटी के लिए मांगो, टीओटी के लिए मांगो। और सर स्काई इज द लिमिट उस चीज के लिए। सेकेंड थिंग, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आप तैयार रखिए
50% 25% आपको खर्चा करना है। लोग उसके अंदर खर्चा करने से कतराते हैं। जब आपको पता चलेगा ट्रेनिंग्स का इंपॉर्टेंस, जो भी आपको अवेलेबल हो ट्रेनिंग्स कीजिए। आपके डीओ साहब आपको नहीं पता है किसका, और बहुत अलग अलग ट्रेनर्स का मत लीजिए ट्रेनिंग, लेकिन किसी 2-3 ट्रेनर्स का आप ट्रेनिंग लीजिए, बुक्स पढ़िए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी कस्टमर विद्वान के साथ ही जुड़ना चाहता है। जो क्या बोलते हैं उसको, जिसको नॉलेजेबल नहीं है उसके साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है उस चीज के अंदर। सेकेंड थिंग सर, जो आखिरी का महीना होता है आपका एमडीआरटी या सीओटी का, उसके अंदर एनएमएस पॉलिसी जो रहती है नॉन मेडिकल पॉलिसी पे फोकस कीजिए। देखिए लास्ट के महीने में मैंने 1 लाख और 2 लाख पे ही फोकस दिया था, तो पूरा जो मेरा एमडीआरटी लास्ट महीने में हुआ है, क्योंकि अगर मैं 5 लाख और 10 लाख के पीछे भागता था तो मैं वो सक्सेस नहीं होता था, क्योंकि सर मेडिकल में जाएगा, काफी सारी चीजें हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है, मुझे सीओटी करना है। तो लास्ट के महीने में वो नॉन मेडिकल केसेस पे ज्यादा ध्यान देना, जो ब्रांच में ही अंडरराइट हो सकती है। मेरे हिसाब से सर 2 लाख तक हो जाना चाहिए ब्रांच के अंडरराइटिंग में। सर आप म्यूट पे हो सर, म्यूट पे हो सर। एक सवाल पूछता हूं आपसे। यस सर। मतलब आप ये बिजनेस मैन की तरह जो बात कर रहे हो ना, 50% 25% खर्चा करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, आप खुद, आपका बचपन, आपका पास्ट, आपकी सारी जो जो भी आपने पढ़ाई वढ़ाई जो बिजनेस बैकग्राउंड से है? नहीं सर, तो उसके मैं बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? सर मेरी इसके अंदर आई एम द फर्स्ट पर्सन इनटू बिजनेस। इस चीज के अंदर हमारी माता जी स्कूल की प्रिंसिपल थी सर, एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुई है। हमारे जो पिताजी थे वो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हो चुके हैं, और हमने भी नौकरी से ही शुरुआत की है। सर बिजनेस तो दूर दूर तक हमारे इसके अंदर नहीं है। मेरे मैक्सिमम जो रिलेटिव्स है, जो ये है, वो सारे सर्विस बैकग्राउंड से ही है। और सर मेरे जो 75% कस्टमर्स है, दे आर फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड ऑल्सो। बिजनेस बैकग्राउंड के भी है, बट मेरा जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो सर्विस बैकग्राउंड से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको एलआईसी में बड़ा करना है तो इसे धंधे की तरह देखिए, पैसा लगाइए तभी पैसा बढ़ेगा। कई सारे एजेंट जो है वो हम लोग सर, वो टॉपिक आता है ना सर, कमीशन पासबैक का, इसका उसका, उन चीजों में मत लगाइए, वो पैसा लगाना नहीं हुआ। मैं पैसे लगाने की बात कर रहा हूं, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अच्छा नॉलेज सेशन लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी गाड़ी में जाइए। सर अगर मैं किसी का आज 5 लाख रुपए का चेक लेने जा रहा हूं और मैं एक्टिवा में जा रहा हूं, वो खिड़की से देखता है जब मैं पार्क, क्योंकि हम एड्रेस पूछते सर आपका एड्रेस कहाँ है, मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है। हो सकता है वो खिड़की से अपना आपको देख रहा हो पार्किंग करते हुए, और आप वो स्कूटर पे आ रहे हो, आप एक्टिवा पे आ रहे हो, और ऊपर जाके आप उसको 5 लाख रुपए का ज्ञान दे रहे हो। वैसे मत करना। वो अगर ऊपर से देखेगा तो उसको कार ही दिखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कार नहीं है तो सर ये स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा 200 मीटर दूर लगाइए, अच्छे कपड़े पहन के पैदल आइए। वो आपको मुंह पे पूछेगा नहीं भाई तुम कार से नहीं आए क्या, कार नहीं है क्या, वो नहीं पूछेगा ये, ठीक है। सेकेंड थिंग, कपड़े और आपका जो अटायर है वो बहुत मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, वो ये सोचता है कि अगर ये नहीं कमा पाया तो ये मुझे, मेरा भी पैसा नहीं बढ़ा पाएगा। हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देते हैं सर, वो पहले ये देखता है कि क्या इसने वो कमाया है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए। अभी ये नहीं बोलता हूं कि बहुत महंगा लीजिए, लेकिन ढंग का शर्ट इन कीजिए, टाई लगा सकते हैं तो टाई लगाइए। अगर ब्लेजर के साथ आप कस्टमर के पास जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंपल्शन नहीं है उस चीज के लिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें सर
करनी चाहिए, इम्पोर्टेंस है सर। दोनों में एक सवाल आया है, दोनों में बैलेंस कैसे करना है, एलआईसी और मेडिक्लेम या एलआईसी और जीआईसी? सर जीआईसी में मैं आपको बताता हूं, जो मेरे दोस्त, अब मेरा थोड़ा जीआई का बैकग्राउंड है इसलिए मैं बताता हूं। जनरल इंश्योरेंस को एक दोस्त की तरह समझिए, उससे डरिए मत। दूसरी बात, जनरल इंश्योरेंस एक जरिया होता है उस घर में एंट्री करने का। तो जो भी लोग ये सोच सुन रहे हैं और जो जनरल इंश्योरेंस में नहीं है और उनको अगर एलआईसी में सक्सेसफुल होना है, तो आप मेडिक्लेम पॉलिसी से शुरुआत कीजिए। उस घर में एंट्री के लिए सबसे इजी वे होता है मेडिक्लेम पॉलिसी। और मोटर इंश्योरेंस, अगर देखिए मोटर इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ज्यादा ना ही जाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई उससे मेरा नुकसान होता है तो किसी ब्रोकर वोकर के साथ जुड़ जाइए आप, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में सर एक कंपनी के साथ नहीं होता है, 10 कंपनी के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। तो मेरे एलआईसी दोस्तों से यही गुजारिश है, किसी ब्रोकर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो जो है वो एंट्री है आपके लिए। मेडिक्लेम के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि मेडिक्लेम एक, देखो एलआईसी में सर क्या होता है ना, हम एक सपना बेच रहे हैं। जब उसकी एक्चुअल में डेथ होगी ना, तब उसका इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन मेडिक्लेम में क्या होता है ना सर, 2 साल में एक बार क्लेम आना ही है, और एक बार आपका क्लेम अच्छे से सेटल हो जाए ना, मजा है, वो आदमी किसी और एजेंट के पास जाएगा। तो आपको अगर दिक्कत आती है, आपको लगता है, तो जनरल इंश्योरेंस का हेल्प लीजिए, उससे दोस्ती कीजिए। बाकी जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स में मत जाइए, क्योंकि एक घर के अंदर अगर आप एलआईसी बेच रहे हो और आप हेल्थ के लिए अगर उस घर में दूसरा एजेंट आ रहा है, तो मैं आपको यकीनन बोलता हूं, वो दूसरा एजेंट जो हेल्थ बेच रहा है ना, वो उसको एलआईसी के बारे में जरूर बताएगा, क्योंकि वो हेल्थ के साथ एलआईसी कर रहा है, लेकिन एलआईसी के साथ आप हेल्थ नहीं कर रहे हो। तो अगर उस घर से उस एजेंट को आपको बाहर निकालना है, तो आपको, तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है सर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है, तो मेरा एक यूट्यूब है सर, हेल्थ के लिए अगर उस घर में दूसरा एजेंट आ रहा है, तो मैं आपको यकीनन बोलता हूं, तो सर उसके अंदर, हाँ, मेरे यूट्यूब की जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने छोटे छोटे इसके अंदर समझाया है सर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कोई कंपनी का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, जो कॉमन आदमी को समझेगा उस हिसाब से मैंने उसके अंदर समझा है। वो वीडियो भी अगर आप सुन लोगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी सर, लेकिन वो एक गेटवे होगा सर एलआईसी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने जो बताया और खुले दिल से बहुत बढ़िया तरीके से बताया। भवानी जी कुछ सवाल है? एक सवाल यहाँ पर ये भी आया है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए, जो आपने बताया, मैंने बोला कि आपने फ्रेंड्स ये वो सारी चीजें बताई, फिर भी थोड़ा सा कुछ बता सकते तो बताओ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए। सर प्रोस्पेक्टिंग के लिए ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट सारे हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे आंख और कान खुले रखने हैं। अपने स्कूल के दोस्त, अपनी सोसाइटी, अपना ये, जितना ज्यादा ग्रुप्स में जाओगे, उधर पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट बढ़ेगा। देखो हमें प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट एलआईसी कस्टमर की नहीं बनानी है, हमें प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट मेरे अपने दोस्तों की बनानी है। ऐसा समझ लीजिए कि दोस्तों की लिस्ट बनानी है। मुझे इस साल में 500 दोस्त बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? बस 500 दोस्त बनाइए, 500 पॉलिसी हो गई। अच्छा, अब इसमें दोस्तों की लिस्ट कैसे बनाओगे, इसके लिए सर अलग सेशन लेंगे। अच्छा संदीप जी, एक सवाल है। डेफिनेटली अलग सेशन लेंगे। हाँ बोलिए भवानी जी। संदीप जी, एक सवाल है किसी का कि कॉन्फिडेंस कैसे लाए। ये बबीता जी का सवाल है कि कॉन्फिडेंस, इतना काम करने का कॉन्फिडेंस या इतनी सक्सेस का, इतने अचीवमेंट का कॉन्फिडेंस कैसे लाया जा सकता है। एक बबीता जी है हमारे यूट्यूबर, उनका मतलब पार्टिसिपेंट, उनका सवाल है। देखिए सर, इसके लिए 2-3 चीजें हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेस्ट कीजिए। ये जो ट्रेनर्स होते हैं ना सर, वो ट्रेनर आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सिखाते, वो आपको कुछ कुछ चीजें और सिखाते हैं। दूसरी बात, जब आप सर्कल बढ़ाओगे ना, तो आप खुद जाओगे उधर कुछ करने के लिए। आप जाइए, आप अपने आप को सिर्फ तैयार कीजिए, पॉलिसी के लिए मत तैयार कीजिए, आप उस ग्रुप में जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई सारे रोटरी के इसके अंदर चाहिए। आप जब लोगों से मिलोगे ना, बात करोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी बात,
सर इसको मैं थोड़ा सा अध्यात्म की भी जोड़ लगाऊंगा, जो शायद किसी को जचे नहीं जचे, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है। अध्यात्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। हम सारा मेहनत को तो पर्याय नहीं है, लेकिन अध्यात्म को मत भूलिए सर। मैं, अब कई सारे लोग जो है श्री श्री रविशंकर जी को जानते होंगे। मैं उनका सुदर्शन क्रिया रोज करता हूं। सुबह सुदर्शन क्रिया करने से मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा रोज पैदा होती है सर। और सुदर्शन क्रिया खत्म होते होते मैं जब चाय पीने के लिए बैठता हूं तो मेरी 15 प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अपने आप तैयार हो जाती है। तो रविशंकर जी का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आप अपने आप को किसी भी चीज से जोड़िए। श्री स्वामी समर्थ को दत्त गुरु जो है मेरे भगवान है, मैं उनके, किसी को शिरडी के साईं बाबा का ये रहेगा, देखो उसके अंदर भी लगाइए और मेडिटेशन भी कीजिए। क्योंकि हम उस प्रोफेशन में हैं जहां पे दो चीजों का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है, एक तो दिमाग और उसका दूसरा जबान। जबान से गलत चीज बोल दिया तो प्रॉब्लम हो गया, दिमाग से अगर सही चीज नहीं सोचा तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये चीजों को सही करने के लिए मैं यूज करता हूं सर मेडिटेशन का। श्री श्री जी का कोर्सेज रहता है, अब जूम पे ही अवेलेबल है तो मैं कर लेता हूं सर, ठीक है। सेकंड, 10 मिनट मेडिटेशन योगा के लिए देना ही चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि दिन भर 24 घंटा धंधा धंधा नहीं होता है, धंधा अपने आप आएगा। आप अगर ये बेसिक्स करोगे तो धंधा अपने आप आना चाहिए उस चीज में। और कॉन्फिडेंस आप खुद ही रहोगे। आप खुद आईने के सामने, आज ये सेशन होने के बाद जिनको भी एमडीआरटी होना है, आईने के सामने जाओ और जितनी जोर से हो सके ना उतनी जोर से बोलो कि मैं एमडीआरटी हो चुका हूं। एमडीआरटी करूंगा नहीं, मैं हो चुका हूं। दूसरे कमरे में अगर आपके पिताजी हो ना, उन्होंने सुनना चाहिए और दौड़े दौड़े आना चाहिए, क्या बोल रहा है भाई तू एमडीआरटी के बारे में। तो आज अपने आप से प्रॉमिस करो, किसी और को प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग छोड़ के किसी को मालूम नहीं है एमडीआरटी क्या होता है और लेना देना भी नहीं है। सो यू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करता हूँ। यस सर। आपने जो बोला बहुत बढ़िया बात बोली। कॉन्फिडेंस कैसे लाए, इसमें थोड़ा भवानी जी मैं इसमें एडिशन करता हूँ, चलेगा ना भवानी जी? हाँ, तो इसमें एक एडिशन है और वो सारे एजेंट्स के लिए है। एमडीआरटी अगर करना है, जो ज्यादातर एजेंट एक गलती करते हैं, एमडीआरटी के लिए वो सितंबर के बाद जाग जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज होती है। एमडीआरटी अगर करना है तो जनवरी से आपको उसकी शुरुआत करनी है। आपको कॉन्फिडेंस जो आएगा वो कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आएगा आपको कॉन्फिडेंस। आपने अगर ये महीने में, आज का ये जो महीना चल रहा है, आज तारीख है कितनी? 23 तारीख है, बराबर ना? 23 तारीख है अगर आज, तो आज अभी 7 दिन रह गए हैं, 7-8 दिन जो रह गए हैं, इस 7-8 दिनों में आप 2000 रुपए मंथली वाले या 1000 रुपये मंथली वाले, जो भी आप उचित समझो, 2000 रुपया मंथली, एक जीवन लाभ 25-16, 2000 रुपया मंथली वाला आप 5 पॉलिसी कर सकते हो, तो आपका 10,000 रुपए का ईसीएस हो जाता है, नैच हो जाता है। 2000 रुपया मंथली वाला, तो इसका मतलब 10,000 रुपया मंथली वाला हो गया आपका, जो एकदम एकदम आम एजेंट कर सकता है, कोई भी आम एजेंट कर सकता है। तो 2000 रुपया मंथली वाला हो गया, मतलब 10,000 रुपया मंथली वाला हो गया, मतलब 1,20,000 प्रीमियम हो गया आपका। आपको कॉन्फिडेंस आ गया, 2000 रुपए के 5 आपने किए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप फरवरी महीने में जाओ, 2000 रुपए के 10 पॉलिसी करो पूरे महीने में, तो आपका 20,000 रुपए का नैच हो गया। अभी आपको ये 11 महीना मिलेगा, तो 11 महीना मिलेगा, तो इसका मतलब आपका 2,20,000 रुपए प्रीमियम हो गया। Am I right or wrong? यही आप मार्च में जाओ, मार्च में आप 15 का टारगेट रखो, 2000 रुपया मंथली वाले के 15 का टारगेट रखो। इससे दो बातें होगी, एक तो ये जनवरी से लेके मार्च तक का आपका क्लब मेंबरशिप का या डिविजनल मेंबरशिप का टारगेट जो है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो ये है, अगर आपने 2000 रुपए वाले 15 जो अगर कर दिए तो 30,000 रुपए का ईसीएस हो गया।
30,000 रुपए का ईसीएस हो गया। अगर आपका 10 महीने का पकड़ेंगे तो 3 लाख रुपया प्रीमियम हो गया। तो 3 लाख वो हो गया, 1,20,000 तो जनवरी में हो गया, और 2,20,000 आपका फरवरी में हो गया। तो लगभग 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख 7 लाख का प्रीमियम हो गया। इसका मतलब आपका जो 20-21 लाख का अगर आपका टारगेट है, 7.5 लाख रुपया कमीशन चाहिए आपको, तो वो आपका हो गया कभी, उसमें से आपको 7.5 लाख रुपए तो मार्च तक ही हो गया। आप समझ रहे हो? तो अप्रैल और मई में आप थोड़ा कम करो, 5-5 ही करो। जून में और थोड़ा बढ़ाओ, वापस 10 करो। ऐसे भी करोगे ना भैया तो भी आपका एमडीआरटी आराम से होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। छोटा 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 टारगेट करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक ही चीज बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार करोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा? आज हमारे संदीप जी बोल रहे हैं कि मैं टीओटी करूंगा। वो टीओटी करने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? सीओटी किया। सीओटी करने का कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? एमडीआरटी किया, डबल एमडीआरटी किया, फिर आया है सीओटी। कॉन्फिडेंस ऐसे एक दिन में, एक झटके में नहीं आएगा ना, थोड़ा थोड़ा करने से आएगा। तो 2,000 रुपए का 5 पॉलिसी तो करो ये महीने में। 2,000 रुपए का 5 पॉलिसी तो करो भैया। 2,000 रुपए का 5 पॉलिसी करोगे तो आने ही वाला है, सवाल ही नहीं उठता है, आएगा ही। है मैं राइट भवानी जी? बराबर बोल रहा हूं मैं? थोड़ा थोड़ा 100%, करो, 100%। थोड़ा थोड़ा करो, आ जाएगा। और ये थोड़ा करने से क्या होता है ना, आराम से लगता है। 2,000 रुपए वाला मंथली वाला, या 1,000 रुपए मंथली वाला 10 पॉलिसी, या 10,000 रुपए ईसीएस, आराम से लगता है यार मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे प्रैक्टिस बढ़ेगा। बराबर संदीप जी? यस सर। ओके, भवानी जी कुछ अगला सवाल है? सवाल ये था कि एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या हाँ। किया जा सकता है? कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी है या जनरल प्रैक्टिस पे ही सर है? एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम यही बताएंगे कि एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग के लिए सर हम ये चीज बताएंगे कि देखिए, एचएनआई कस्टमर जो होता है ना, हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस जो होता है वो रिलेशनशिप के ऊपर होता है। अननोन पर्सन बहुत रेयरली, आप एचएनआई मतलब हम लोग 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से ऐसा होगा कि अननोन आदमी आपसे 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी ले। तो आपको अब बताइए कि आप वहां तक कैसे जाएंगे? तो आपको आपका सर्कल बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि रोटरी ज्वाइन कीजिए, बीएनआई ज्वाइन कीजिए। क्या होता है, यहाँ पे सारे बड़े लोग आते हैं। जब ये बड़े लोग आते हैं ना सर इसके अंदर, तो अपने आप आपकी जान पहचान हो जाती है उन लोगों से। सर आखिरी का जो दिन था मेरा 11 लाख रुपए का जो मैंने बताया, तो मेरे एक ही कस्टमर ने मुझे आखिरी के दिन सर 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, जो मैंने 3 लोगों में डिवाइड किया फैमिली के। और उस बंदे से मैंने बिल्कुल बात नहीं की थी। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको एचएनआई कस्टमर से बात करनी है तो कोई एक बंदा चाहिए जो आपको इंट्रोड्यूस कराए उसके साथ। आप कितना भी उससे यारी दोस्ती कर लीजिए, डायरेक्टली होगा नहीं। कोई ना कोई एक जरिया चाहिए जो आपको उस आदमी तक पहुंचाए, और उस आदमी को बोले कि बॉस ये संदीप दंडकवाड़ है, एलआईसी का बहुत बढ़िया काम करते हैं और मुझे इन पे पूरा विश्वास है। तो एचएनआई कस्टमर्स के लिए सर आपको कनेक्शन की जरूरत है। रोटरी, बीएनआई, आपका जो अलग अलग सर्कल्स है, यही आपको एचएनआई कस्टमर्स तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। राजेश सर, एनी क्वेश्चन? और मतलब है कोई सवाल? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने शेयरिंग किया और दिल खोल के किया। यस तो सर। हाँ, इसके वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत बहुत आभारी है आपके। और हमारे एजेंट्स भाइयों के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका था कि आपने सारी बातें जो है, कुछ छुपाया नहीं आपने, जो भी राज है आपने दिल खोल के बता दी, सीक्रेट ओपन कर दिया आपने। और अभी अभी हमारे एजेंट्स का काम है कि वो कैसे ले इसको, किस तरीके से ले, किस तरीके से एक्शन में कन्वर्ट करे।
ताकि मैं चाहता हूं कि हर एक एजेंट एमडीआरटी बने, हर एक एजेंट पैसा कमाए। एमडीआरटी का मतलब क्या है? पैसा, कि उसके पास पैसा आ जाए, और एक मिनिमम बेंचमार्क है, यहाँ से उसको पैसा इतना मिलना चाहिए, सब आबाद ही आबाद हो जाए, सबकी फैमिली खुश हो जाए, हर एक मेंबर जो है हमारा, हर एक एजेंट जो है, उनके फैमिली के, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके माँ पिता है, सबके चेहरे पर खुशियां झलक जाए, खुशियां ही खुशियां दिखे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं ये सारी चीज जो करता हूँ वो पैसे के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे पैसा मेरे को जनरेट भी होता ही नहीं और मेरा एक काम भी नहीं है। ये मैं सिर्फ करता हूँ, मेरे जो कलीग्स है, या मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेरे एजेंट्स है, इनके प्रोग्रेस हो जाए। सी आई एम डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है टू डेवलप यू। सो हर एक का काम है, हर एक डेवलपमेंट, और मैं कारण बनना चाहता हूँ उनके डेवलपमेंट का, मैं कारण बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बीच में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत ही नामचीन, बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर है, हमने जब ग्रुप में डाला था, उन्होंने बोला कि आपको यार ये आप बिजनेस कब करते हो, ये उन्होंने मुझे पूछा था, मतलब उन्होंने वो पोस्ट डाला था। तब मैंने उनको बोला था कि बिजनेस जो है, आप उसके पिताजी हो, बिजनेस के पिताजी हो। रमाकांत आचरेकर, हम तो रमाकांत आचरेकर है, हमारा काम है सचिन बनाना। करेक्ट। आप सचिन हो और आप सचिन के बाप हो। हमारा काम रमाकांत आचरेकर का है, हमने वो रोल लिया है रमाकांत आचरेकर का। रमाकांत आचरेकर खुद कभी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले जितने सचिन ने खेला, लेकिन रमाकांत आचरेकर ने सचिन को बनाया, और सचिन की वजह से रमाकांत आचरेकर का नाम। मैं चाहता हूं कि मैं भी रमाकांत आचरेकर बनूं, हमारे भवानी जी भी रमाकांत आचरेकर बने, और हमारा रोल ही है रमाकांत आचरेकर का। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको बनाया, राइट, यू आर द सचिन ऑफ दिस इंडस्ट्री, ओके। सो आप यहाँ पर फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हो, आपका नाम हो जाता है, आपके जेब में पैसा आता है, आपका फैमिली आबादी आबाद हो जाता है, और वो देखते देखते ना हम रमाकांत आचरेकर लोग खुश हो जाते हैं। बढ़िया आनंद मिलता है हमको, खुशी लगती है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक संदीप जी, या एक भरत पारिक जी, या एक भूमिका जी, ऐसे कोई लोग जो है वो सिंगापुर जाते हैं, या वो अमेरिका जाते हैं। जैसे आपने बोला था मुझे कि आप अमेरिका जाने वाले हैं, और टीओटी के लिए वहां से आप सारी चीजें अभी 1-2 महीने के लिए आप जाने वाले हो। सो ये जो है ना, ये चीज जो है ना, आप जब वहां पर जाओगे, मैं भी मेरी एक एजेंट है जो एमडीआरटी लास्ट हुई थी, अब ये साल में नहीं हुई, तो मैंने उसको भी बोला था कि जब आप उस डायस पे जाओगे तो मेरे आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आएंगे, और वो आंसू जो है ना, वो खुशी के आंसू होंगे, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत हमारी चीज होती है। हमें वही देखना है कि हमारा शिष्य जो है, हमारे लोग जो है, वो उस डायस पे, उस मकाम पे जाए। ये हमारा काम है, मैं उसका कारण बनना चाहता हूँ। जब भी मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान मुझे पूछेगा तू किया क्या, तो मैं बताऊंगा ये देख ये मैंने किया, ये देख इसको मैंने बनाया, ये देख इसको मैंने बनाया, और भगवान मुझे बोलेगा तथास्तु, और तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वापिस मैं जन्म नहीं लूंगा। ये काम हो जाए, जो जो दूसरे के लिए करता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता है, और उसका नाम लिया जाता है। उसका नाम, आज गांधी जी का नाम लिया जाता है, लोकमान्य तिलक का नाम लिया जाता है, सावरकर का नाम लिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस, उन्होंने किया, लोगों के लिए किया। तो हमारी ये कौम है कि हम लोगों के लिए करते हैं, हमारी ये कौम है जो एजेंट्स के लिए करते हैं। सो आपको मैंने बुलाया, आप आए, आपने आज कितने लोगों को प्रेरित किया, तो आपको भी बहुत बड़ा पुण्य का काम जो आपसे आज हो गया है। तो संदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सब किया, और भवानी जी आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत सारी सहायता की यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस हम यहाँ पर एंड करते हैं, और बाकी सारे हमारे एजेंट्स भाई को भी बोलते हैं कि आप यहाँ से एक्टिवेट हो जाए, और हमें जरूर जरूर ये किया। मैंने आपको LIC परफ्यूमर में ज्वाइन किया है संदीप जी, और बाकी जो लोग हैं उनको भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि LIC परफ्यूमर में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू। संदीप जी, ये मुझे लगता है कि अब तक के सेशनों का एक वन ऑफ द बेस्ट जो है ना, मोटिवेशनल और दिल से शेयरिंग वाला सेशन है। आई Yes. होप कि इस जैसे लोगों का एक्साइटमेंट देखा है, लोगों ने आपको डिमांड किया है कि अगेन दोबारा जब मौका दिया जाए और आपसे एक बार फिर रूबरू हो लोग,
मतलब Yes, समझ सकते हैं कि आपने इतने definitely. दिल से बातें शेयर की है कि लोगों के जीवन में, बिकॉज मैंने अपने आप को देखा आपके अंदर बात करते हुए, यार अब क्या बात कर रहे हैं, हर चीज जो है ना दिल से, ऐसा लगा कि जैसे आप मार्केट में जो बातें करते हैं, जो आइडिया शेयर करते हैं ना, सब आपने लोगों के सामने हूबहू टॉपिक एज इट इज रख दिए। हेड्स ऑफ यू, बहुत बढ़िया शेयरिंग, बहुत ही कमाल की शेयरिंग। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि राजेश सर है ना हमेशा ऐसे कंटिन्यूसली आइडिया जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें मिलती जाए। संदीप जी को हम डेफिनेटली दोबारा बुलाने का कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद में, ताकि उनके और वैल्यूएबल आइडिया भी आप लोगों तक पहुंच सके। संदीप जी को हम लोग वापस बुलाएंगे जब वो वहां पर अमेरिका जाके आएंगे ना, तो हाँ, उनका yes, वो शेयरिंग हम सुनेंगे। संदीप जी जरूर yes, सुनेंगे yes. हम लोग आपका Yes. एट दैट टाइम, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा रोमांचित रहेगा, और लोगों के लिए कि एमडीआरटी क्या होता है, कैसे होता है, वो प्लेटफॉर्म कैसे होता है, वो लोगों के लिए हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। रियली ग्रेट। मेरा एक ही सपना है कि सब लोग एमडीआरटी हो सकते हैं। अगर Yes. इसमें 10% भी ले लिया ना तो Yes. आप एमडीआरटी हो। 100%। जिस भी वक्त एमडीआरटी हो जाओगे ना, बस एक मैसेज कर देना, मुझे लगेगा कि भाई कुछ किया। बस बस बस। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। बाय बाय बाय, ओके, थैंक यू। ओके डियर, या, थैंक यू।